फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबको कॉन्सेप्ट याद है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट 90% याद होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपके पहले से वीक हैं, 20-30% ही याद हैं, तो पहले रिवीजन क्लास करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखोगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो इसको और हम लोग ज़रा इसको सॉल्व करें। एक बार पॉज लगा करके पहले ट्राई कर लेना चाहिए। चलो कर लिया होगा ट्राई, अब हम लोग आगे बढ़ें। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो टू डिफरेंट वायर्स हैविंग लेंथ L1 एंड L2, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 एंड α2। अच्छा, एक वायर है L1, दूसरा वायर है L2 और इसका है α1 और इसका है α2 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, आर ज्वाइंड एंड टू एंड। अच्छा, इसको एंड टू एंड भी ज्वाइन कर दिया। अच्छा, एक ऐसे है और दूसरा सपोज करो ये ऐसे है, तो एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है। एक L1 लेंथ है, एक L2 लेंथ है, एक α1 है, एक α2 है, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया। देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, इसका ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें निकालना है। ओवरऑल का मतलब हो गया ये कि अगर हम लोगों ने सीरीज में कनेक्शन किया है तो ओवरऑल एक हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चाहिए। इट मीन्स इन दो के बदले में एक ही वायर होता, एक ही रॉड होता, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता? इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है। और जहाँ इक्विवेलेंसी की बात आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि बाकी पैरामीटर्स को हम लोग सेम रखें। बस ये देखने हैं हमें कि इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इक्विवेलेंट चाहिए। इट मीन्स जो इक्विवेलेंट वायर या रॉड लेंगे उसका साइज कम से कम वही रखेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या है वो हमें निकालना होगा ज़रूर, लेकिन इसका इक्विवेलेंट साइज सेम रहेगा, दैट इज L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 इसका लेंथ रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया नहीं है अलग अलग, इसलिए दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही लेंगे हम लोग, और वही हमारा कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका भी होगा। मीन्स मटेरियल के वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, लेंथ एरिया में कोई चेंज ना हो, तो इसका इक्विवेलेंट हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है भाई, अब ये वाला दोनों मिल करके जो भी एक्सपैंड होगा ये अकेले उतना ही एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर एक्सपैंड हुआ, ये 2 सेंटीमीटर एक्सपैंड हुआ, तो ओवरऑल तो इस लेंथ में 3 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर एक्सपैंड हुआ मान लो और ये 2 सेंटीमीटर एक्सपैंड हुआ टेम्परेचर राइज करने पे, तो ओवरऑल 3 सेंटीमीटर का लेंथ में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इसको अकेले ही 3 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट दिखाना चाहिए। इट मीन्स उधर जो हमारा डेल्टा L1 है और प्लस डेल्टा L2 है, वो होना चाहिए हमारा डेल्टा L किसका, इक्विवेलेंट वाले का। इक्विवेलेंट वाले का डेल्टा L उतना ही होना चाहिए जितना इन दोनों का सम है, ये होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलो भाई फर्स्ट वाले का हम लोग देखें तो उसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा। अगर हम लोग इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना चाहते हो तो लेट टेम्परेचर इज रेज्ड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करा दें अगर, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा और इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, इसका दोनों का इंक्रीमेंट का सम मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीमेंट इन द इक्विवेलेंट वायर। तो ठीक है भाई, अगर डेल्टा टी हमने टेम्परेचर राइज किया, पूरे के लिए डेल्टा टी राइज कर दिया, तो इसका हो जाएगा L1 α1 डेल्टा टी, बिल्कुल हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा डेल्टा L2 भाई, तो वो हो जाएगा L2 α2 डेल्टा टी, बिल्कुल हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट का लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट का क्या है भाई, तो ओरिजिनल लेंथ है L1 प्लस L2, ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा इक्विवेलेंट जो अल्फा हमें चाहिए और इनटू डेल्टा टी ये। तो अब हम लोग जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें भाई, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, तो यहाँ पे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा, तो α1 L1 और प्लस L2 α2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट। तो अल्फा इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा L1 α1 प्लस L2 α2 और डिवाइडेड बाई कितना भाई, तो L1 प्लस L2, ये मिल जाएगा हमें इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज α1 L1 प्लस α2 L2 और डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, दोनों अपना अपना एक्सपैंड करेंगे, बट दोनों का सम जो होगा हमारा वही हमारा इक्विवेलेंट लीनियर होना चाहिए, इक्विवेलेंट वायर का लीनियर एक्सपेंशन होना चाहिए, और वो तभी होगा जब अल्फा इक्विवेलेंट हमारा ये रहे, तभी दोनों में इंक्रीमेंट सेम होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, इसको आगे बढ़ाएं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग सॉल्व कर ले भाई। चलो जल्दी से एक पॉज लगाओ और फटाफट सॉल्व कर लो भाई। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो जाओ फ्री।
चलो भाई सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। एक मेटल वायर है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू कितना किया भाई, हम लोगों ने 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई 0.02%। अच्छा, लेंथ का इंक्रीमेंट यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज परसेंटेज इंक्रीमेंट इन लेंथ इज नथिंग बट 0.02% एज पर द क्वेश्चन। जब परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइड बाई 100, यही बोलता है परसेंटेज चेंज इन लेंथ। परसेंटेज चेंज इन लेंथ ये हो गया। द परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी विल बी क्लोजेस्ट टू। अच्छा, अब हम बताने हमें परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी, तो डेंसिटी में परसेंटेज चेंज हमें निकालने हैं, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी निकालने हैं हमें। ठीक है भाई, तो इस वायर का मास तो कम से कम जो भी है भाई फिक्स्ड है, जो भी मास है फिक्स्ड है। हमने क्या किया, लेंथ में इंक्रीमेंट किया। जब टेम्परेचर हम लोग चेंज किए तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। जो भी ओरिजिनल लेंथ था उससे लेंथ में हमारा कुछ इंक्रीमेंट हो गया, ये डेल्टा एल मान लो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है भाई, ओरिजिनल लेंथ तो हमारा एल था या एल नॉट बोलें, एल नॉट था ओरिजिनल लेंथ, लेकिन इसमें डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हो गया एज द टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। निकालना है हमें परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी। अच्छा, तो डेंसिटी क्या होता है भाई, तो डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें हमें चेंज चाहिए, मास तो विल रिमेन सेम, बट वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का हमें देखना है भाई। तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, उसके हिसाब से डेंसिटी में चेंज होगा। ठीक है, लेंथ में इंक्रीमेंट दिया है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस, इस लेंथ इंक्रीजेज बाई 0.02%। ठीक है भाई, तो हम लोग पहले परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो हमारा दिया हुआ है कितना, 0.02%। ठीक है भाई, परसेंटेज चेंज इन लेंथ के ही हम लोग बात करें तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल नॉट इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 0.02। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमें देखो भाई, डेल्टा एल होगा एल नॉट ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, ये होता है अल्फ़ा डेल्टा टी, यही तो होता है। डिवाइडेड बाई एल नॉट किया हमारा, ये मिल गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 किया तो वो मिलेगा हमें 0.02 एज पर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो एल नॉट कैंसिल है और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एल नॉट कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा कितना, तो अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे भाई, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई ये डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना था भाई, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हुआ है, इसलिए डेल्टा टी का वैल्यू है 10, तो SI में 10 है। तो ये क्या मिल गया हमें भाई, तो 0.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। इट मीन्स अगर हम लोग बोलें तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, ये -2 है और ये -3 तो -5, 2 इंटू 10 द पावर -5, ये अल्फ़ा का वैल्यू मिला, अल्फ़ा का वैल्यू मिला। ठीक है, इस मेटल वायर का अल्फ़ा वैल्यू मिल गया। और हमें बात कर रहे हैं पहले वॉल्यूम पे, क्योंकि डेंसिटी में निकालने हैं चेंज तो हमें वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, परसेंटेज चेंज इन लेंथ से हमें अल्फ़ा मिल गया, और अल्फ़ा मिल गया तो गामा क्या होगा उसका, तो गामा पता है तुम्हें, लीनियर रिलेशन जो हमारा है गामा और अल्फ़ा में। तो इसका मतलब ये हो गया कितना, गामा उस मेटल वायर का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 10 पावर -5, 2 इंटू 10 पावर -5, ये वाला वैल्यू मिल गया। इट मीन्स कितना हो गया, तो 6 इंटू 10 पावर -5 SI में गामा का वैल्यू है। ये गामा का वैल्यू मतलब ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज हम लोग निकालेंगे। गामा का वैल्यू मतलब क्या होता है, गामा इज इक्वल टू ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम होता है ना, पर यूनिट ओरिजिनल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। गामा का वैल्यू तो यही होता है भाई, जैसे अल्फ़ा का वैल्यू होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, वैसे ही गामा ये है। तो इससे हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हमें पता लग जाएगा भाई फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो इधर हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है और इधर हो गया गामा इंटू डेल्टा टी, गामा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, गामा बाय डेफिनेशन तो यही होता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम होता है वो होता है गामा टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। ये होता था ना भाई, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट इस हिसाब से होता था। तो गामा का वैल्यू ये है, तो गामा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। सो बताओ भाई फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया मुझे, तो वो मिल गया गामा। तो गामा का वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज़ पावर -5 और इंटू डेल्टा टी जो था वो 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 हुआ था इसलिए वैल्यू 10 हो गया। तो क्या हो गया, 6
इंटू 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अगर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाल चुके हो भाई, 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो इससे वैल्यू मिल जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ये मुझे मिल गया, मीन्स इतना परसेंट का चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है भाई, मीन्स ये हो गया 0.06, ये हो गया 0.06, ये है हमारा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब डेंसिटी में निकालना है तो देखो भाई, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है भाई, तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसलिए हम लिख सकते हैं मास इंटू वॉल्यूम का पावर -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू, मास तो भाई फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या था, तो 0.06 था। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 0.06%। तो ये वैल्यू कितना मिल गया, तो वो मिल गया 0.06% ही मिल गया। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0.06%। अगर हम लोग कैलकुलेशन, देखो लॉजिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन आप मिस्टेक भले ही चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो इसका कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर सकते हैं फिर से, क्योंकि भाई हमें परसेंटेज चेंज इन लेंथ दिया हुआ था। परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो दिया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काम किया और उससे हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया 2 इंटू 10⁻⁻5, 2 इंटू 10⁻⁻5 मिल गया हमें वैल्यू। ठीक है भाई, तो जैसे ही ये मिल गया 2 इंटू 10⁻⁻5, तो यहाँ से हम लोगों ने गामा का वैल्यू निकाल लिया। गामा का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। और जब गामा का वैल्यू मिल गया तो उससे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम एंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जैसे ही निकला, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकलते ही हम लोग काम क्या करेंगे, तो काम करेंगे डेंसिटी में परसेंटेज चेंज निकालना था। द परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी विल बी क्लोजेस्ट टू, तो क्लोजेस्ट टू क्या होगा भाई, तो ये 1 टाइम्स है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज 0.06%। तो 0.06% वाले पे हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेशन सही रहना चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान आपको रखने ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो इसको जल्दी से हम लोग ट्राई किया जाए भाई। एन एक्सटर्नल प्रेशर P इज अप्लाइड ऑन ए क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस सो दैट इट इज इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। अच्छा, प्रेशर एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया एक क्यूब पे एट 0 डिग्री सेल्सियस सो दैट इज इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड। मतलब एक तरह से ये समझो कि हम लोगों ने क्या किया भाई, तो हम लोगों ने क्यूब को समझो कि डीप वाटर में अगर हम लोग इसको डिप कर दें तो क्या होगा, प्रेशर में जो भी चेंज है दैट विल बी इक्वली फ्रॉम ऑल साइड। सारे साइड से, इधर से भी प्रेशर में इंक्रीमेंट, इधर से भी प्रेशर में इंक्रीमेंट, इधर से भी प्रेशर में इंक्रीमेंट, हर तरफ से प्रेशर में इंक्रीमेंट। तो ये कह रहा है एन एक्सटर्नल प्रेशर P इज अप्लाइड इन ए क्यूब एट 0 डिग्री सो दैट इट इज इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड से इक्वली कंप्रेस्ड है। K इज बल्क मॉडुलस। K क्या है हमारा भाई, तो ये है बल्क मॉडुलस। ये बोला जा रहा है K इज गिवन टू बी बल्क मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल ऑफ द क्यूब एंड अल्फा इज इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये पता ही है सबको। सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाय हीटिंग। अच्छा, ये जो कंप्रेस्ड हो गया है, जो भी कंप्रेस्ड हुआ होगा उसको अब ओरिजिनल साइज में कंप्रेस होकर के, ये हर तरफ से जब हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया तो इसको कंप्रेस होकर के हो सकता है इसका साइज थोड़ा डिक्रीज हो गया हो, साइज थोड़ा क्या हो गया हो, डिक्रीज हो गया हो। तो ठीक है भाई, तो जो भी कंप्रेस्ड हुआ है उसको हम लोग अब एक्सपैंड करके वापस लाना चाहते हैं। सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाय हीटिंग करके, देन द टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय, कितने अमाउंट से टेम्परेचर को हमें रेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सच दैट कि इसका ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन्ड हो जाए। पहले हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम V0 था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज होकर के V0 माइनस डेल्टा V हो गया है, कंप्रेस्ड हो गया है ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड, ये कंप्रेस्ड हो गया है। ठीक है भाई, तो ऐसे कंडीशन में अब हमें निकालने हैं भाई कि कितना टेम्परेचर राइज करने पड़ेंगे, टेम्परेचर राइज कितने करने पड़ेंगे ये चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सेम ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। वॉल्यूम में चेंज या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम तो कम से कम निकाल सकते हैं। देखो भाई, बल्क मॉडुलस से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना इसका चेंज हुआ, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं बल्क मॉडुलस। चलो यूज़ करते हैं। बल्क मॉडुलस होता है हमारा चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय
फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, माइनस साइन बताते हैं भाई, प्रेशर में इंक्रीमेंट करोगे तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। तो हम लोगों को अभी चाहिए डिक्रीमेंट, तो हम लोग समझते हैं ये माइनस साइन जो बता रहा है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाया गया है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, लेकिन फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम हमें चाहिए। फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम अगर निकालना हो तो वो होगा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। वैल्यू वाइज बात करें तो ये है, ठीक है। एक को बढ़ाने से कम होता है, ये नेगेटिव साइन बनाता है, लेकिन इसको हर समय कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि हाँ ये प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ये है, ठीक है। अब एक्सपैंड करके वापस उसी ओरिजिनल वॉल्यूम पे लाना चाहते हो, ठीक है, एक्सपैंड करके वापस हम लोग लाना चाहते हैं। तो भाई डेल्टा वी का वैल्यू जो हो गया वो हो गया वी नॉट डेल्टा पी अपॉन बी। और डेल्टा पी क्या है? पी है भाई जो प्रेशर अप्लाई किए हो, जो प्रेशर अप्लाई किए हो, यानी कि वी नॉट इंटू पी जो प्रेशर हम लोगों ने इंक्रीज कराया है, एक्सटर्नल प्रेशर पी इज अप्लाइड फ्रॉम ऑल साइड, ये है, यही है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि इतना ही डेल्टा भी अब एक्सपैंड कर दें, क्योंकि अब कंपनसेट कर रहे हैं, तो ये तो डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम मिला है। अगर हमने इंक्रीमेंट इन प्रेशर पी किया तो डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम ये मिला है। अब यही डिक्रीमेंट को अगर हम लोग इंक्रीज कराना चाहते हैं, मीन्स वॉल्यूम में इंक्रीमेंट उतना ही अमाउंट से कराना चाहते हैं, तो इंक्रीमेंट कैसे होता है भाई? तो गामा ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, एक्सक्यूज मी, गामा वी नॉट इंटू डेल्टा टी, ये होता है इंक्रीमेंट। तो इतना ही इंक्रीमेंट हो जाए, जो ये इंक्रीमेंट है उतना ही हमारा क्या हो जाए, तो गामा वी नॉट इंटू डेल्टा टी हो जाए। तो फॉर सेम हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सेम ओरिजिनल वॉल्यूम पे लाना चाहते हैं, तो इस डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ रखेंगे, दैट इज़ इसका जो भी गामा होगा मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी है इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, वो इतना ही हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी से हमें डेल्टा टी का वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो डेल्टा टी का वैल्यू देखो यहाँ पे अल्फा के टर्म में लिखा हुआ है, तो गामा का वैल्यू होता है 3 अल्फा। आंसर में अल्फा के टर्म में लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ था, इसलिए इसको हम लोग 3 अल्फा भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज 3 अल्फा, और वी नॉट तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 अल्फा डेल्टा टी, वी नॉट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू पी अपॉन बी। बी मीन्स बल्क मॉडुलस, जो बल्क मॉडुलस यहाँ पे दिया हुआ है के से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग भी के से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो डेल्टा जो टी चाहिए हमें, टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट चाहिए, पी अपॉन बल्क मॉडुलस, और ये 3 अल्फा, पी अपॉन बल्क मॉडुलस इंटू 3 अल्फा, यही हो गया। इतना ही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा टेम्परेचर का, तो हमारा वॉल्यूम जितना डिक्रीमेंट हुआ था उतना हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, उतना इंक्रीमेंट कर लेंगे तो काम बन जाएगा, यानी कि पी डिवाइडेड बाई बी इंटू 3 अल्फा। और बल्क मॉडुलस को हमने के से रिप्रेजेंट किया है, तो के इंटू 3 अल्फा समझ लेंगे, इट मीन्स पी डिवाइडेड बाई 3 अल्फा के, पी डिवाइडेड बाई 3 अल्फा के, तो ये हो जाएगा आंसर, पी डिवाइडेड बाई 3 अल्फा के। किया क्या हमने निकाला पहले बल्क मॉडुलस के एक्सप्रेशन से भाई कि हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, कितना डिक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज करा देते हैं। तो उतना ही इंक्रीज कैसे कराएंगे भाई? तो उतना ही इंक्रीज कराने के लिए टेम्परेचर राइज करना होगा। टेम्परेचर राइज किया तो हमारा इतना वॉल्यूम में चेंज होता है, इतना वॉल्यूम में चेंज होता है, तो उतना वॉल्यूम में चेंज हमारा उतना ही होना चाहिए, जो इधर प्रेशर इंक्रीमेंट से हमारा डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम, उतना ही इंक्रीज करा दिया टेम्परेचर राइज करा करके। तो टेम्परेचर राइज कितना होना चाहिए? तो पी डिवाइडेड बाई 3 अल्फा बल्क मॉडुलस, तो पी डिवाइडेड बाई 3 अल्फा इंटू बल्क मॉडुलस। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ था, तो गामा का वैल्यू तो 3 अल्फा होगा ही। वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी 3 अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, चलो जल्दी से इसको ट्राई मार लिया जाए। स्टील रेल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्टील रेल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्रिवेंटेड। स्टील रेल है, मान लो, चलो इस तरह से रॉड की तरह समझेंगे इसको, 5 मीटर है, चलो भाई 5 मीटर हम लोग समझते हैं इसको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ, इसको प्रिवेंट किए हैं एक्सपेंड करने से। इसका मतलब समझो कि वाल हमने इधर से लगा दिया, फिक्स कर दिया, तो प्रिवेंट कर दिया, इसको एक्सपेंशन से रोक दिया हमने। ठीक है भाई। लेंथ वाइल द टेम्परेचर इज रेज्ड बाई डेल्टा टी, एक्सपेंशन होने नहीं देंगे, और टेम्परेचर हमने राइज करा दिया कितना से भाई? तो 10 डिग्री सेल्सियस से हमने इंक्रीमेंट करा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट कराया, लेकिन इसको एक्सपैंड नहीं होने दिया। यही क्वेश्चन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है
कितना भाई, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन ये दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस। एंड यंग्स मॉडुलस दिया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड यंग्स मॉडुलस। अच्छा, तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और यंग्स मॉडुलस जो दिया है वो दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। देन द फोर्स डेवलप्ड इन द रेल इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसमें कितना फोर्स डेवलप हुआ है, कितना फोर्स डेवलप हुआ है। ये एक्सपैंड होना चाहता है, फोर्स लगा रहा होगा इधर से, ये भी एक्सपैंड होना चाहता है, भाई टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपैंड होना चाह रहा है, कितना एक्सपैंड करने के लिए फोर्स लगा रहा है वाल पे, ये कितना फोर्स लगा रहा है, वाल तो इसको एक्सपैंड नहीं होने दे रहा, बट ये वाल को फोर्स कितना लगा रहा है, यही फोर्स तो हमें कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन में यही है, फिर से देख लो, 5 मीटर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, एक्सपेंशन हमारा प्रिवेंट किया गया है, इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग अलोंग इट्स लेंथ व्हाइल द टेम्परेचर इज रेज्ड बाई 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और इसका प्रिवेंशन हमने किया हुआ है एक्सपेंशन से। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड यंग्स मॉडुलस दोनों दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है और ये यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, और 1.2 10⁻⁻5 है हमारा, ये है वैल्यू ऑफ अल्फा, और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ये है 2 इंटू 10⁻11 रिस्पेक्टिवली। देन द फोर्स डेवलप क्या होगा। ठीक है, समझ गए। तो इस वायर को या रॉड को, रेल रॉड है या कोई भी है, इसको हम लोग एक तरह से इक्विवेलेंटली समझ सकते हैं कि स्प्रिंग है, तुम्हें तो पता ही है, वायर और रॉड इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग। समझो कि स्प्रिंग को ही हमने एक्सपैंड होने से रोक रखा है और इसमें टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। टेम्परेचर राइज कर रहे हैं मतलब इसका एक्सपेंशन टेंडेंसी आ रहा है। रॉड में क्या होता है, एक्सपेंशन टेंडेंसी आता है, और इसको तुम रोक रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, इक्विवेलेंटली समझ सकते हो कि स्प्रिंग यानी वायर या रॉड को एक्सपैंड होने दिया गया डेल्टा एक्स से, और ये फिर से वाल इसको कंप्रेस करके वापस ले आया है, समझो। तो इस तरह से फोर्स कितना डेवलप हुआ है वो हमें निकालना है। तो कितना फोर्स लगाने पड़ेंगे भाई, तो फोर्स लगाने पड़ेंगे YA/LX, क्योंकि फोर्स लगाने पड़ते हैं KX स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट इनटू x चेंज इन लेंथ, डेल्टा एक्स बोले, बात एक ही है, x मतलब चेंज इन लेंथ, तो यहाँ भी बोल सकते हैं ये डेल्टा एक्स। फोर्स तो हमारा शॉर्टकट में ये बोले कि फोर्स जो डेवलप होगा, ये फोर्स जो लगाएगा वो जितना भी कंप्रेस्ड हुआ हो, क्योंकि समझो कि ये वायर को हमने एक्सपैंड होने दिया, यहाँ तक एक्सपैंड होता, लेकिन वाल से इसको फिर वापस, समझो ट्रक था, ट्रक से समझो वापस इसको कंप्रेस करके इसी लेंथ पे लाने दिया। इट मीन्स ये जो डेल्टा एल इंक्रीमेंट होता वो उतना कंप्रेस किया हुआ है। ये जो डेल्टा एल है, जो कि हम लोग एक्स समझें या डेल्टा एक्स समझें, उतना से समझो कंप्रेस किया हुआ है। तो फोर्स कितना लगा रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स की तरह ये K इंटू एक्स लगाएगा, K इंटू एक्स लगाएगा, और K है क्या, YA/L है, K हमारा YA/L है इंटू एक्स है, यही यूज़ करने पड़ेंगे। सो फोर्स जो डेवलप हुआ है वो है यंग्स मॉडुलस वैल्यू रखेंगे। यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11। ठीक है भाई, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 40 इंटू 10⁻⁻4, ये लिखा हुआ है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एक्स का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं भाई। हम लोग डेल्टा एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा एक्स यानी कि डेल्टा एल, बात एक ही है, वो होगा ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी। और ये ओरिजिनल लेंथ कितना था भाई, तो 5 मीटर था। अल्फा कितना था, तो अल्फा का वैल्यू था 1.2 इंटू 10⁻⁻5 और इंटू डेल्टा टी था 10 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है भाई, ये कितना मिल जाएगा हमें, 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 से 10⁻⁻4 हो गया, और ये हो गया 5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4, 6 इंटू 10⁻⁻4, ये है हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू। डेल्टा एक्स है 6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ तो है 5 मीटर, तो ये है फोर्स का वैल्यू। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया तुम्हारा 480 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये 10 वाले का एक साथ काम कर देंगे, इसका हो गया 40 का हो गया 6 का हो गया, तो ये 10⁻11 है, और ये -8 है, पावर 3 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना भाई, तो इंटू 10⁻3, फोर्स का वैल्यू हो गया 96 इंटू 10⁻3, 96 इंटू 10⁻3, 96 इंटू 10⁻3, 96 बोले तो इसको 100 बोल सकते हैं। 96 इज अप्रॉक्सीमेटली 100 इंटू 10⁻3, इसका मतलब ये हो गया कितना भाई, इंटू 10⁻3 है, तो ये वैल्यू हो गया
10 raised to the power 5, 1 into 10 raised to the power 5 अप्रॉक्सीमेटली 1 into 10 raised power 5 न्यूटन का ये फोर्स लग जाएगा। ठीक है, जो 96 है उसको हम लोग 1 into 10 पावर 5 1 into 10 पावर 5 कर सकते हैं। तो 1 into 10 पावर 5 विल बी द वैल्यू YA/LX। इससे हम लोग निकालते हैं और ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 480 डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू हमारा ये मिल गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, फिर से बता देता हूँ, इसको एक्सपैंड नहीं होने देना है। नहीं होने देना है तो समझो कि जितना डेल्टा एक्स होता उसको हमने कॉम्प्रेस कर रखा है। तो फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स कितना डेवलप होगा, तो फोर्स डेवलप होगा जितना इसमें कंप्रेशन किया गया है। तो YA/L इंटू एक्स, YA/L इंटू एक्स बोलें या डेल्टा एक्स बोलें, एक ही बात है। चेंज इन लेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने लिख रखा है कि चेंज इन लेंथ को एक्स से लिखो या डेल्टा एक्स से लिखो। तो फोर्स का वैल्यू YA/LX हम लोगों ने यूज़ किया, वैल्यूज सारे रख दिए और वैल्यू हमें मिल गया 96 × 10⁻³ मीन्स ये ऑलमोस्ट 100 है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ लिखा ही है, अप्रॉक्सीमेटली है 1 × 10⁻5। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना था, 2017 का ऑनलाइन क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इसको ट्राई कर लो। ठीक है, चलो जल्दी से किया जाए, फिर 1 मिनट पॉज लगा करके जल्दी से पहले अपना ट्राई कर लो, उसके बाद ये देखो और ज़्यादा मजा आएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ ब्रास एंड स्टील और α1 एंड α2, लेंथ ऑफ द ब्रास एंड स्टील आर L1 एंड L2। अच्छा, एक L1 है, एक L2 है, α1 है, α2 है और एक ब्रास है, ये ब्रास है और एक क्या है भाई, तो स्टील है, ये स्टील है। ठीक है भाई, इस तरह से है ये। Length of the steel are L1 and L2 respectively if L2 minus L1 is maintained same at all temperature। अच्छा, L2 इसका लेंथ और L1 इसका लेंथ, दोनों का जो डिफरेंस है ये है सेम एट ऑल टेम्परेचर। सारे टेम्परेचर पे ये सेम है। जब सारे टेम्परेचर पे सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड? चेंज इन लेंथ विल बी सेम एट ऑल टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ब्रास का ये लेंथ है L1, स्टील का ये लेंथ है L2, दोनों में जो भी डिफरेंस है L2 माइनस L1, जो डिफरेंस है, मान लो ये स्टील वाला 2 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा है, तो वो 2 सेंटीमीटर ही ज़्यादा रहे हमेशा, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दे तब भी। तो वो तभी होगा ना जब इसमें जितना इंक्रीमेंट हो उतना ही इंक्रीमेंट इसमें हो, तब क्या होगा, डिफरेंस विल रिमेन सेम। अगर इसमें मान लो 100 सेंटीमीटर है अभी और ये 110 है, तो 10 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है, तो अब इसमें 5 का अगर इंक्रीमेंट हो जाए तो इसमें भी 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अगेन डिफरेंस विल रिमेन सेम। इसमें 10 का डिफरेंस होगा तो इसमें भी 10 का इंक्रीमेंट होगा, तो फिर डिफरेंस रह जाएगा सेम। सो चेंज इन लेंथ शुड बी सेम फॉर सेम, हम लोग समझ सकते हैं लॉजिक से, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन फॉर सेम L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 सेम होने के लिए डेल्टा L2 इज इक्वल टू डेल्टा L1 होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ये दोनों हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस विल रिमेन सेम, वो तभी होगा जब ये हो। तो डेल्टा L2 कितना होगा भाई, तो α2 L2 इंटू डेल्टा T, और इसका जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा L1 α1 डेल्टा T। इसलिए क्या लिख सकते हैं भाई, तो α1 L1 इज इक्वल टू α2 L2, यही होगा। डेल्टा T तो हमारा सेम है, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर है, चेंज हम लोग कर रहे हैं भाई, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, दोनों का डिफरेंस विल रिमेन सेम इफ α1 L1 इज इक्वल टू α2 L2। α1 L1 इज इक्वल टू α2 L2, ये अगर हुआ तो उस कंडीशन में दोनों का डिफरेंस विल रिमेन सेम, क्योंकि जितना उसमें इंक्रीमेंट उतना ही इतना इसमें इंक्रीमेंट, तो L2 माइनस L1 हमारा वो फिक्स रह जाएगा। नहीं तो अगर हम लोग उससे सॉल्व करना चाहेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोगों ने ये फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ये समझ लिया हम लोगों ने भाई कि दोनों में इंक्रीमेंट सेम होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। नहीं तो अगर आप चाहो तो दूसरा जो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें काम करने पड़ेंगे, L2 माइनस L1 मीन्स L2 डैश कभी हो गया और ये L1 डैश हो जाए, तो L2 डैश माइनस L1 डैश क्या होना चाहिए, वो वही होना चाहिए जो L2 माइनस L1 था। किस दूसरे टेम्परेचर पे ये L2 डैश या L1 डैश हो गया, तो डिफरेंस वही हो जो पहले वाला जो डिफरेंस था L2 माइनस L1, ऐसा होना चाहिए। तो वो कब होगा भाई, जब हमारा इंक्रीमेंट L2 डैश क्या होगा, L2 डैश होगा L2 प्लस α2 L2 डेल्टा T। L2 का न्यू लेंथ क्या होगा, L2 ओरिजिनल लेंथ और प्लस इंक्रीमेंट, और माइनस L1 डैश क्या हो जाएगा भाई, तो L1 पहले था और इसमें इंक्रीमेंट हुआ L1 α1 डेल्टा T।
ये हो गया, ये डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई? तो ये डिफरेंस वही होना चाहिए L2 माइनस L1, ये हमने लिख दिया भाई। एट एनी आर्बिट्ररी टेम्परेचर, जो हमने डेल्टा टी बढ़ा दिया तो उनमें डिफरेंस ये आया जो कि पहले वाला डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हो गया, देखो L2 माइनस L1 प्लस अल्फ़ा 2 L2 डेल्टा टी माइनस अल्फ़ा 1 L1 डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 माइनस L1। तो ये L2 माइनस L1 और ये L2 माइनस L1 शहीद हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा 2 L2 डेल्टा टी, ये माइनस उधर जाएगा तो अल्फ़ा 1 L1 डेल्टा टी, अगेन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा 2 L2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 L1 आएगा। लेकिन ये प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और ये हमारा फटाफट कॉमन सेंस से समझ लेंगे। अच्छा भैया, इंक्रीमेंट अगर रमेश और सुरेश में जो हाइट का इंक्रीमेंट सेम रहे हर साल उतना ही इंक्रीमेंट होता रहे तो हमारा डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो ये जो मेन बात है वो पहले ऑब्जर्व कर लिया तो फटाफट रिजल्ट लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? नहीं तो फिर वो काम करने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से चलो इसको ट्राई करो। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो जाओ फ्री। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो गए फ्री। When the temperature of a rod increases from T to T plus delta T, मीन्स टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया हमने डेल्टा टी। डेल्टा टी है क्या है भाई? तो इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में ये इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है भाई। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस फ्रॉम I टू डेल्टा I टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से बढ़ करके क्या हो गया? I प्लस डेल्टा I हो गया। ठीक है। इफ अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सब समझते ही हैं। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई अपॉन आई, वैल्यू ऑफ डेल्टा आई अपॉन आई, फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए, परसेंटेज में नहीं चाहिए। अच्छा, फ्रैक्शनल वाला ही चाहिए तो हमें तो यही वाला इक्वल टू निकालने हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है। इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर दिया हुआ है, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर डेल्टा टी से दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना, हम लोग डेल्टा टी से जनरली लिखते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हमें ये चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका भाई? टेम्परेचर ऑफ ए रॉड। एक रॉड है, ठीक है, रॉड ले लेते हैं हम लोग। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है ml²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो हमारा ये है भाई, तो आई का वैल्यू हो गया ml² अपॉन 12। ठीक है, अब इसमें चेंज निकालना है तो डेल्टा आई निकालना है या डिफ्रेंशिएट करें हम लोग? डिफ्रेंशिएटिंग, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लो एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एल, तो एल वेरिएबल है यहाँ पे, एल का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ में चेंज होगा। सो डी आई अपॉन डी एल इज इक्वल टू, यहाँ m/12 तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा। इट मीन्स डी आई का वैल्यू जो आया वो आया m/12 इंटू 2l dl, ये मिल गया हमें वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या चाहिए? अगर डी आई ये है तो डेल्टा आई भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डेल्टा आई क्या है? डी आई का ही थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है, इसलिए क्या हो गया? तो ml/6 इंटू डेल्टा एल। अब डी आई को यहाँ डेल्टा आई लिखा है तो डी एल को हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एल लिखेंगे। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2, इंक्रीमेंट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओरिजिनल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, निकालना क्या है? फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज अब निकल जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज मीन्स डेल्टा आई अपॉन आई चाहिए, तो क्या करेंगे? इक्वेशन ये डेल्टा आई अपॉन आई करेंगे अगर, तो डेल्टा आई है ml/6 इंटू डेल्टा एल, और ये क्या है भाई? तो ml² डिवाइडेड बाई है 12। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लोग चाहे तो अब लिख सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा? तो ml/6 है, ये ऊपर रहने दें, ml/6 को हम लोग ऊपर रहने दें, और ये डेल्टा एल को लिखेंगे तो वो लिखेंगे L अल्फ़ा डेल्टा टी, L अल्फ़ा डेल्टा टी, डेल्टा स्मॉल टी, यही हमारा चेंज इन टेम्परेचर था, डिवाइडेड बाई ml² अपॉन 12। तो देखो भाई यहाँ पे ml² तो कम से कम कैंसिल हो जाएगा, ml² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 2 हो जाएगा, और 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये मिल जाएगा तुम्हें फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेल्टा आई अपॉन आई बोलें, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा आई
अपॉन आई, ऐसा बोलेंगे। अगर परसेंटेज निकालना होता तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ये हमें निकालना था, तो ये निकल गया ट्वाइस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो ट्वाइस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी वाले पे टिक लगा देंगे, ट्वाइस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। इस तरह से निकाल लिया, डिफ्रेंशिएट किया और निकाल लिया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा तुम्हें, डिफ्रेंशिएट करोगे तभी तो डी आई या डेल्टा आई मिलेगा। और डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों ने निकाला और ये वैल्यू रेशियो लेकर के ऑब्टेन कर लिया, फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी से इसको ट्राई करो। रेडी 1 2 3 सॉल्व कर लो, और खटाखट सॉल्व करने पड़ेंगे भैया, इसके बिना काम नहीं चलेगा, सॉल्व तो करने पड़ेंगी। चलो ट्राई कर लिया भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ मटेरियल फॉर विच, आइडेंटिकल बॉडीज हैं मेड ऑफ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर मीन्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी कुछ और है, दूसरे टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी कुछ और है। हीट कैपेसिटी कुछ और, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम लोग अभी बात कर रहे हैं थर्मल हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है थर्मल हीट कैपेसिटी, और थर्मल हीट कैपेसिटी का मतलब होता है पर चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज लगता है उस बॉडी के लिए, उसी को बोलते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी या फिर सिंपली हीट कैपेसिटी। बात एक ही है, थर्मल हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर द होल बॉडी। होल बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने में कितना एनर्जी लगेगा। ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉडीज मेड ऑफ मटेरियल फॉर विच, ऐसे मटेरियल से दो बने हुए हैं, ऐसा मटेरियल का ये दो बना हुआ है आइडेंटिकल बॉडी। आइडेंटिकल बॉडी है मतलब इसका शेप और साइज समझो कि ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है भाई, दो मैंगो है समझो। ठीक है, वन ऑफ दीज आर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वाइल द अदर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा। इफ़ द टू बॉडीज आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट, इसको हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट में ले आए। ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट में लाए, टच करा दिए, या तो फिर वायर से ऐसे मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, सच दैट कि एनर्जी ट्रांसफर होता रहे। If the two bodies are brought into contact, then assuming heat loss, no heat loss, कोई heat loss नहीं हुआ सराउंडिंग में, the final common temperature क्या होगा, इनका common temperature क्या होगा। मीन्स ये वाला एनर्जी लॉस करेगा धीरे धीरे, ये एनर्जी गेन करेगा, और लॉस सराउंडिंग में नहीं जाना है। मीन्स जो एक गेन किया तो दूसरे का लॉस हुआ, इस तरह से जाएगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल करेगा, तो एक फाइनल कॉमन टेम्परेचर पे पहुँचेगा। वो फाइनल कॉमन टेम्परेचर कहाँ होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा या मोर देन 50 होगा या लेस देन 50 होगा, ये बताने हैं। और थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका हीट कैपेसिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। इसका मीनिंग समझ में आया क्या हुआ, कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन। अगर हमारा थर्मल हीट कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है विद द टेम्परेचर, इसका मीनिंग क्या हुआ। थर्मल हीट कैपेसिटी होता है, मान लो थर्मल हीट कैपेसिटी किसी का 10 है, 10 जूल पर केल्विन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 जूल दोगे तो 1 केल्विन में चेंज होगा टेम्परेचर का, 10 जूल पर केल्विन, 10 जूल दोगे तो चेंज होगा। लेकिन टेम्परेचर जब इसका धीरे धीरे ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर देखेंगे तो ये 12 जूल पर केल्विन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 12 जूल पर केल्विन हो जाएगा, और इंक्रीज किया तो 15 जूल पर केल्विन हो गया। मतलब अब इसको 15 जूल दोगे तब 1 डिग्री राइज करेगा। इट मीन्स ये हो गया कि छोटे स्मॉलर टेम्परेचर पे ये है, लार्जर टेम्परेचर पे बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स मान लो अगर 30 से तुम्हें 31 करना हो तो 10 डिग्री लगेगा, लेकिन यहाँ 50 से 51 करना हो तो तुम्हें 12 जूल लगेंगे। और मान लो 70 से 71 एक ही डिग्री का फॉल इंक्रीमेंट कराने हैं तो 15 लग रहे हैं, और वही बाद में और ज़्यादा टेम्परेचर 90 से 91 एक ही डिग्री कराने हैं, लेकिन अब तुम्हें 20 जूल लगेंगे। तो यही हो रहा है, विद टेम्परेचर इंक्रीमेंट हीट कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, हीट कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग। और 1 डिग्री राइज कराने के लिए तुम्हें इतना जूल देने पड़ेंगे, 20 जूल देने पड़ेंगे। उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कराने के लिए 20 जूल देने पड़ेंगे, और उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फॉल कराने हो तो 20 जूल निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 डिग्री फॉल कराना हो 15 जूल निकालने पड़ेंगे, यहाँ 1 डिग्री फॉल कराना हो तो 12 जूल निकालने पड़ेंगे, यहाँ 1 डिग्री फॉल कराने के लिए 10 जूल निकालो तो 1 डिग्री फॉल, 10 जूल दो तो 1 डिग्री राइज। ये मीनिंग हुआ हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर का मतलब। ठीक है, अब ये तो भाई 100 से इधर आएगा, ये 0 से ऊपर जाएगा, कॉमन होने हैं।
तो देखने हैं कि 100 से, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर वाले बॉडी पे थर्मल हीट कैपेसिटी ज़्यादा वैल्यू का है। इसका मतलब ये 20 लेगा, 20 यहाँ लिबरेट करेगा तब इसका 1 डिग्री फॉल करेगा। अगर ये 20 लिबरेट करे तो 1 डिग्री फॉल करके 99 पे आएगा। तो लेकिन इसको 20 लिबरेट करने पड़ेंगे, और ये जब 20 गेन करेगा तो इसको तो 10 में ही 1 का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, इसमें इसको 10 से ही 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 20 मिलेगा तो 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मीन्स इसका राइज 2 डिग्री से हो गया, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ये 99 पे आएगा तो इधर 2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। यहाँ स्पेसिफिक है, थर्मल हीट कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा है। इसका मतलब इसको धीरे धीरे ये टेम्परेचर राइज फॉल कराएगा, लेकिन ये फास्टली हमारा टेम्परेचर राइज करेगा। इट मीन्स कि 50 पे तो नहीं आएगा। 100 से अगर हमारा 100 से ऑलमोस्ट 50 फॉल करे तब ये 50 पे आएगा। इधर 0 से इसको 50 पे आना है, 50 पे आना चाहता है ये 50 की तरफ। तो अगर दोनों तरफ से रेट वही होता कि जितना ये देने पे 1 डिग्री फॉल करेगा उतना ही लेकर के ये 0 से 1 डिग्री राइज करेगा। अगर दोनों तरफ यूनिफॉर्म रेट से चलता तो ये 50 पे आकर के कॉमन टेम्परेचर बन जाता। लेकिन हुआ क्या कि ये 1 डिग्री फॉल कराने में जितना एनर्जी दे रहा है, मान लो 20 जूल दे रहा है, तो ये उतने में 2 डिग्री राइज कर रहा है। फिर ये 1 डिग्री राइज करने में जितना देगा उतने में तो ये 1.5 या 2 इंक्रीमेंट करेगा। तो ये इंक्रीज करता हुआ यहाँ पे पता चला कि ये 30 डिग्री ही फॉल किया, मीन 70 डिग्री सेल्सियस पे आया, तब तक ये 50 पे पहुँच चुका है। और फिर ये अब जैसे 70 से 69 पे आएगा तब तक ये 50 से 52, और ऐसे करके फाइनल टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। 60, 61, 63 कुछ तो होगा, लेकिन 50 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको 50 पहुंचने में कम ही एनर्जी चाहिए, इसको 50 पहुंचने में ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा, और कोई लॉस तो हो नहीं रहा है। जो ये रिलीज करेगा वो इसको गेन करने हैं। क्वेश्चन में दिया है कोई लॉस नहीं है अदर, इसलिए फाइनल टेम्परेचर विल बी एट अराउंड 60 और 65 और 63 और 59 ऐसे होगा, लेकिन 50 से ऊपर होगा। इसलिए कॉमन टेम्परेचर विल बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, विल बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि थर्मल हीट कैपेसिटी का वैल्यू लार्जर है एट लार्जर टेम्परेचर। और इसका मतलब होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हमारा थर्मल, ज़्यादा एनर्जी का चेंज होगा तब जाकर के 1 डिग्री चेंज होता है टेम्परेचर व्हेन इट इज एट हायर टेम्परेचर। यही तो मीनिंग हुआ। क्लियर है? हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज होने का मतलब होता है कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए 1 डिग्री चेंज के लिए। कम होने का मतलब है थोड़ा सा एनर्जी मिला, 1 डिग्री फटाफट राइज कर गया। इसलिए जो हम लोग यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, तो वो पानी क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं लुब्रिकेंट में? ग्रीस क्यों यूज़ करते हैं? साइकिल में लगाते हैं या मशीनरी में लगाते हैं, तो ग्रीस क्यों यूज़ करते हैं? उसका हीट कैपेसिटी हमारा ज़्यादा रहता है। और वाटर का क्या हुआ, तो तुरंत थोड़ा सा एनर्जी लिया, वेपराइज कर गया, और उसमें क्या है कि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर। इसलिए जो स्पेसिफिक हीट जिसका ज़्यादा होता है वो हम लोग हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कराने के लिए यूज़ करते हैं। कि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी लेगा तब इसका 1 डिग्री राइज होगा। मशीन में ऐसा चीज़ नहीं डालना चाहिए जिसका स्पेसिफिक हीट कम हो कि फटाफट वो गर्म हो जाए, थोड़ा सा एनर्जी मिला गर्म हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये मीनिंग समझ में आ गया। जिसमें फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा था कि ऐसा मटेरियल से बना है जिसका हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट, जो ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे तो पर यूनिट मास का हो जाएगा, और हीट कैपेसिटी बोलेंगे तो पूरे बॉडी एज ए होल का ये इंक्रीज कर रहा है विद टेम्परेचर। तो मीनिंग समझ गए, और इसके बेसिस पे मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस विल बी कॉमन टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फटाफट ट्राई करो भाई। रेडी, 1 2 3 सॉल्व करके हो जाते हैं फ्री। चलो भाई जल्दी से कर लो इसको सॉल्व। ठीक है, ए कंप्रेसिव फोर्स F इज अप्लाइड एट द टू एंड ऑफ ए लॉन्ग थीन स्टील रॉड। अच्छा, लॉन्ग थीन स्टील रॉड, तो ये स्टील रॉड है, इधर से हमने फोर्स लगाया, ये कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स F इज अप्लाइड, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए फोर्स अप्लाई किया फ्रॉम द टू एंड ऑफ द रॉड। इट इज़ हीटेड साइमल्टेनियसली। अच्छा, साइमल्टेनियसली इसकी हीटिंग भी करने लग गए, सच दैट इस टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई डेल्टा टी। टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी से। द नेट चेंज इन इट्स लेंथ इज 0। नेट चेंज इन लेंथ जो है वो 0 है। इधर से फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगाया जो कि इसको कंप्रेस कर रहा है, और ये टेम्परेचर राइज से एक्सपैंड हो रहा है, और ओवरऑल चेंज इन लेंथ जो आया वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये लिख रहा है नेट चेंज इन द लेंथ इज 0। लेट एल बी द लेंथ ऑफ द रॉड, स्मॉल एल है वो लेंथ ऑफ द रॉड हो, दे रहा है क्वेश्चन में। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। एंड वाई इज यंग्स मॉडुलस, वाई है इसका यंग्स मॉडुलस, एंड अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देन एफ इज इक्वल टू, तो वो एफ कितना लगाए होंगे,
तो वो F कितना लगाए होंगे? अरे भाई, तो टेम्परेचर से जो राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज कराने से जो लेंथ में, मान लो कि लेंथ में इंक्रीमेंट कुछ होता ना भाई, तो समझो वही इंक्रीमेंट इसने होने नहीं दिया। ये L था ओरिजिनल लेंथ, और इसमें जो भी इंक्रीमेंट ओवरऑल होता उसको इंक्रीमेंट नहीं होने दिया, मतलब इधर से फोर्स लगा के उसको कंप्रेस करके और उतने ही लेंथ पे उसको मेंटेन किया हुआ है, यही तो हुआ। तो ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा भाई? तो फोर्स तो kx लगाना पड़ेगा, YA/LX, क्योंकि चेंज तो होने नहीं दिया इसने। इतना फोर्स लगाया कि जो इंक्रीमेंट होता x जो होता, x मतलब डेल्टा L जो होता हमारा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, L अल्फा डेल्टा T होता है ना, चेंज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो उसके हिसाब से ये है इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट होने नहीं दिया, मतलब ये फोर्स इतना लगा रखा है कि एक्सपेंशन नहीं होने दिया इसको। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो YA/LX, समझो कि ये x चेंज इन लेंथ समझो हुआ, और उसको कंप्रेस करके हमने x से कंप्रेस कर रखा है। तो x लेंथ जो अदरवाइज एक्सपेंशन होता उसको हमने कंप्रेस कर रखा है यूजिंग दीज फोर्सेस, फोर्स से हम लोगों ने कंप्रेस कर रखा है। तो ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो वही है, स्प्रिंग हमारा इलोंगेट करने वाला था टेम्परेचर से, तो उससे हमने कंप्रेस कर रखा है। तो फोर्स कितना लगाया? kx लगाया है। तो यही फोर्स kx है, समझो k का वैल्यू हमने YA/L, वो तो पता ही है तुम्हें कि हमारा फोर्स कांस्टेंट यही होता है YA/LX। तो इसलिए फोर्स का वैल्यू तो यही है भाई, इस फोर्स का वैल्यू है। अब इसको हम लोग ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। दिस फोर्स इज इक्वल टू YA/L इंटू x क्या होगा? तो L अल्फा डेल्टा T। x क्या होगा? चेंज इन लेंथ L अल्फा डेल्टा T, L कैंसिल होगा और ये हो जाएगा Y यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और अल्फा डेल्टा T, ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू YA अल्फा डेल्टा T, YA अल्फा डेल्टा T। तो ये हो जाएगा इसका आंसर और हो जाओगे फ्री। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई सारे लोग पेन कॉपी उठाओ और फिर से शुरू हो जाओ। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो भाई इसको। मैट्रिक का क्वेश्चन लग रहा है ये, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन। देखो आई स्क्वायर्ड किया गया है। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 10 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड टू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस, कुछ नहीं दिया गया कितने टेम्परेचर पे है, आइस का तो दिया नहीं है टेम्परेचर कितना है, तो ऐट 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे। आइस जब भी दिया जाए और टेम्परेचर इसका ना दिया जाए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस का समझा जाता है, समझना चाहिए अगर नहीं दिया है टेम्परेचर तो। इज मिक्सड विद 15 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो वाटर है हमारा, ये वाटर है, ये वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे भाई? तो ये है 15 डिग्री सेल्सियस पे है। और कितना वाटर है भाई? तो वाटर दिया है 40 ग्राम वाटर, 40 ग्राम वाटर। इसमें हमने क्या डाला भाई? तो आइस क्यूब डाला समझो। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमें निकालना है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है। और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो भाई एडिशन कर रहे हैं तो पहले ये हम लोग कैलकुलेट किया जाए कि ये आइस कंप्लीटली मेल्ट करेगा या नहीं, पहले तो ये डिसाइड करने पड़ेंगे। तो पहले ये कैलकुलेट किया जाए कि आइस को कंप्लीट मेल्टिंग के लिए कितना एनर्जी चाहिए, क्या उतना एनर्जी ये 15 डिग्री सेल्सियस पर का वाटर दे पाएगा। तो देखो भाई, आइस के लिए कंप्लीट मेल्टिंग के लिए चाहिए हमें कितना एनर्जी? फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा भाई? एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड Q इज इक्वल टू M इंटू लैटेंट हीट। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? तो M इंटू लैटेंट हीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस, मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे होता आइस, तो उसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस लाने के लिए MS डेल्टा T यूज़ करते, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में तब जाकर हम लोग M इंटू लैटेंट हीट यूज़ करते। लेकिन अभी क्या है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ही समझा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीधा M इंटू लैटेंट हीट यूज़ करेंगे। M कितना था भाई? तो 10 ग्राम था शायद। M कितना था? 10 ग्राम आइस का। और लैटेंट हीट कितना है भाई? तो लैटेंट हीट दिया हुआ है फ्यूज़न, लैटेंट हीट फ्यूज़न का 3.36। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोले या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोले, एक ही बात है। 3.36 इंटू 10⁵ इतना है SI में, इसलिए ये हो गया 3.36 इंटू 10⁶ जूल। ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कंप्लीट मेल्टिंग के लिए। अब मैक्सिमम अवेलेबल कितना है वो भी ज़रा समझा जाए। तो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी मतलब अवेलेबल एनर्जी कितना हो सकता है, कहाँ से जो एनर्जी देगा, गिवन बाय वाटर। वाटर मैक्सिमम कितना एनर्जी दे सकता है? तो वो होगा भाई
m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कौन सा भाई? तो 15 डिग्री सेल्सियस पे है। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा 0 डिग्री सेल्सियस तक बेचारा कूलिंग करा के अपना और एनर्जी लिबरेट करेगा, तो उतना ही ये एनर्जी मैक्सिमम दे सकता है। वो भी देगा तभी जब ज़रूरत हो, अदरवाइज पहले ही फाइनल टेम्परेचर बन जाएगा तो उसको देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम एनर्जी ये दे कितना सकता है। तो वाटर का था 40 ग्राम, 40 ग्राम, अच्छा 40 ग्राम था, ग्राम 10 ग्राम था, इसलिए इसको भी हम लोगों को SI में, जब सब SI में दिया है तो ये 10 ग्राम को भी हम लोगों को kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते। तो ये 1000 से जब डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई? डिवाइडेड बाई 1000 यानी 3.36 इंटू 10⁻³ जूल ऐसा मिलेगा। 1000 से हमने क्या किया? डिवाइड किया, तो इतना ही जूल मिलेगा। हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मास हमारा ग्राम में दिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो 40 ग्राम था, 40 ग्राम था, तो 40 डिवाइडेड बाई 1000 इतना kg हो गया। 40 ग्राम ही था। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है भाई? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है 4.2 इंटू 10 पावर, तो 4.2 इंटू 10⁻³ ये हो गया MS। और डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना भाई? तो 15 डिग्री सेल्सियस पे था। 15 से 0 तक ये जाने में जितना दे दे, तो 15 से 0 तक जाने में मैक्सिमम एनर्जी इतना दे सकता है। ये कितना हो जाएगा वैल्यू भाई? कितना हो जाएगा? तो 60 इंटू 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और 10⁻³ तो वैसे ही कैंसिल हैं, और ये वैल्यू हो गया तुम्हारा इंटू 10, ठीक है 10। 50 इंटू 400 ये हो गया 600, और ये 4.2 क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं इसमें। और ये वैल्यू हो जाएगा, ये 4.2 हो गया यानी 42 हो गया। 42 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो गया, 42 मल्टीप्लाइड बाई 60, 42 मल्टीप्लाइड बाई 60 ये मिल गया हमें 2520 जूल, 2520 जूल। और ये कितना हो गया भाई? तो 3360 जूल, 3360 जूल। इतना एनर्जी चाहिए कंप्लीट मेल्टिंग के लिए। मैक्सिमम एनर्जी जो मिल सकता है वो 2520 ही मिल सकता है, चाहिए हमें इतना। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम ये वाटर जो है 15 से बेचारा 0 डिग्री सेल्सियस तक आ करके कुछ एनर्जी देता रहे, लेकिन ये इसको जितना एनर्जी चाहिए उतना दे नहीं पाएगा। इट मीन्स कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं होगा, आइस का कंप्लीट मेल्टिंग ही नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग करने के लिए ज़्यादा चाहिए। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि कंप्लीट मेल्टिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी जो अवेलेबल है वो कम है। दिस इज़ लेस देन 2520। सो complete ice does not melt, ये मेल्ट ही नहीं करेगा, मतलब पार्शियली मेल्ट करेगा, कुछ मेल्ट करेगा। या कितना ग्राम था? 10 ग्राम था, मान लो 7 ग्राम मेल्ट किया, 8 ग्राम मेल्ट किया, बाकी सब नहीं मेल्ट किया क्योंकि उतना एनर्जी अवेलेबल नहीं रहा। वाटर तो बेचारा कूलिंग होते होते वाटर का इतना एनर्जी देते देते बेचारा 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, लेकिन इतना एनर्जी जो मिला वो सफिशिएंट नहीं था। इसलिए क्या होगा? पार्शियली आइस मेल्ट होगा, कुछ आइस मेल्ट होगा। 10 ग्राम में से 7 ग्राम, 7.5 ग्राम या 8 ग्राम मेल्ट कर गया, बाकी 2 ग्राम बचा ही हुआ है। वो आइस मेल्ट ही नहीं, उसके लिए एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वाटर भी एनर्जी देते देते 0 पे आ चुका है, और इसको भी और चाहिए अभी कंप्लीट मेल्ट। तो कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगा। इट मीन्स वाटर भी आ गया 0 पे, और ये तो बेचारा 0 पे है, इसलिए फाइनल टेम्परेचर विल बी 0। ये होता कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होता, मान लो इसको चाहिए था 360 और ये दे देता 5000 मैक्सिमम 5000 ये दे सकता था, तब ये हमारा इतना लेकर के 3360 लेकर के कंप्लीट मेल्टिंग हो जाता। और फिर जो रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी से लेकर के ये थोड़ा टेम्परेचर 0 डिग्री से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में राइज होता, और ये कॉमन टेम्परेचर तक आके मिक्सचर का कॉमन टेम्परेचर कुछ भी होता, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस कुछ भी होता, लेकिन वो तभी होता जब हमारा इससे ज़्यादा ये एनर्जी आता। अभी तो ये बेचारा रो करके इतना एनर्जी दिया, बेचारा रोते रोते 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, अब इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता, हाथ खड़े कर दिया। अब इतना एनर्जी में बोला कि मेरा तो काम चलेगा नहीं, हमें तो कंप्लीट मेल्टिंग के लिए ही इतना चाहिए,
तो कंप्लीट मेल्टिंग नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में जितने को मिल पाएगा उतना आइस मेल्ट करेगा। हो सकता है 7 ग्राम मेल्ट करे, बाकी 3 ग्राम आइस ही रह जाए। सो कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगा और फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड पार्शियल आइस मेल्ट होगा। क्या होगा? पार्शियली आइस मेल्ट होगा। अब कितना आइस मेल्ट होगा दैट इज डिसाइडेड बाई दिस। ये हमारा अगर m डैश आइस मेल्ट करता है तो m डैश इंटू लेटेंट हीट, इतना एनर्जी ये चाहिए। m डैश वाला यूज़ करेगा कितना एनर्जी, तो m डैश इंटू लेटेंट हीट और ये 2520 हो जाएंगे और ये हम लोग m डैश कितना आइस मेल्ट किया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो कि कितना आइस मेल्ट करेगा भाई इतने ही में, तो ठीक है, m डैश का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। m डैश का वैल्यू हो गया कितना भाई, तो 2520 इतना ही हमारा अवेलेबल हुआ एनर्जी। और इससे हमें, और लेटेंट हीट का वैल्यू था कितना भाई, तो लेटेंट हीट का वैल्यू था 3.36 × 10⁵, यानी कि 336 और ये 0 और ये 0, ये हो गया 3.36 था तो एक और 0, ये मिल गया तुम्हें, ये मिल गया। और इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना आइस मेल्ट करेगा, कितना आइस मेल्ट करेगा। तो थोड़ा सा ही आइस मेल्ट करेगा, उतने ही में ये खत्म हो जाएगा। m डैश का वैल्यू यहाँ से हम लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें फाइनल टेम्परेचर लाना था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, बिकॉज कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट अकर। ऐसा क्वेश्चन और आएगा तो हम लोग और भी पॉसिबिलिटीज़ को देख पाएंगे। फिलहाल इतने पॉसिबिलिटीज़ में चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, और क्वेश्चन आएंगे ऐसा। चलो भाई जल्दी से ट्राई मार लो इसको। लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटम। अच्छा, लिक्विड ऑक्सीजन लिया है, 1 एटमियम का प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटम। और ये लिक्विड ऑक्सीजन को हमने क्या किया भाई, तो मेल्टिंग कर दिया है। लिक्विड ऑक्सीजन को हमने क्या किया है, तो वो मेल्ट किया है भाई। मेल्टिंग करने के लिए हमने हीटिंग करना शुरू किया। 50 केल्विन पे था लिक्विड ऑक्सीजन, कितना था भाई, तो 50 केल्विन पे था। ऑक्सीजन गैस नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, रेट ऑफ हीटिंग हमारा कांस्टेंट है इस तरह से, और इसको हीटिंग करना शुरू कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। अच्छा भाई, टेम्परेचर विद टाइम अगर हमें दिखाने हैं तो पता है ये लिक्विड है, तो एक बार क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। पहले जब लिक्विड है तो ये बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा भाई, जैसे वाटर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, वैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन है, ये बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के बाद ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा और ये फिर ये गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। और जब तक ये वेपराइज होगा, मीन्स लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाएगा, तब तक हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और वो बॉइलिंग पॉइंट पे कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ठीक है भाई, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर पहले तो राइज होगा, उसके बाद ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा विद टाइम। कब तक, कितने टाइम तक भाई, तो उतने टाइम तक जब तक कि कंप्लीट लिक्विड हमारा गैसियस ऑक्सीजन में ना कन्वर्ट हो जाए, उतने टाइम तक ये हमारा इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और फिर गैसियस कंडीशन में आके फिर से ये इंक्रीमेंट स्टार्ट करेगा। तो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी स्टेट चेंज आएगा, लिक्विड से जब गैस में जाएगा, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं है कि कंटिन्यूसली राइज होता रहे, ये भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ और फिर हमारा ऐसे राइज होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। ms डेल्टा टी लीनियर होता है, या तो फिर m इंटू लेटेंट हीट। याद होगा हीटिंग कर्व होता था, अगर ये सॉलिड से कोई चीज़ स्टार्ट हुआ तो सॉलिड से पहले ये मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा, फिर ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा और फिर ये गैसियस स्टेट। मीन्स दो बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड और एक बार यहाँ पे लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होता है। तो अभी पहले से ही लिक्विड फेज में था, तो ये लिक्विड फेज में टेम्परेचर राइज हुआ और फिर ये कन्वर्जन और ये फिर स्टेट चेंज हुआ। ये स्टेट चेंज में m इंटू लेटेंट हीट होता है और बाकी फिर टेम्परेचर चेंज होगा। इसलिए करेक्ट ग्राफ हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हीटिंग कर्व का ही एक पार्ट था ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिर से आ गया। देखो कैलोरीमेट्री पे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैसा क्वेश्चन आ गया। चलो जल्दी से इसको ट्राई लगाओ भाई, जल्दी से इसको ट्राई लगाओ। वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट कर लो भाई। 1 ग्राम ऑफ आइस। अच्छा, इस बार देखो 1 ग्राम ऑफ आइस है, बहुत कम। तो ये तो आइस तो बहुत कम हो गया। 1 ग्राम आइस, कुछ नहीं दिया है टेम्परेचर, फिर क्या समझेंगे, एट 0 डिग्री सेल्सियस समझेंगे। एंड 1 ग्राम ऑफ स्टीम। अच्छा, अब 1 ग्राम स्टीम है, 1 ग्राम स्टीम है भैया, 1 ग्राम स्टीम टुगेदर मिक्स किया। 1 ग्राम ऑफ आइस and 1 gram of steam are mixed together.
देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर विल बी। अच्छा, इस मिक्सचर में कितना वाटर होगा, और इस मिक्सचर में हमने किया क्या भाई, तो इस मिक्सचर में हमने 1 ग्राम आइस दिया और 1 ग्राम स्टीम दिया। 1 ग्राम स्टीम, अब स्टीम का भी टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो स्टीम को समझा जाएगा क्या, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे समझा जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 1 ग्राम आइस क्या, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे समझा जाएगा। ठीक है भाई, आइस भी है और इधर से स्टीम भी पास करा दिया और पैक करके छोड़ दिया। बोला गया कि अब अमाउंट ऑफ वाटर इसमें कितना मिलेगा, तो भाई ये एनर्जी देगा। स्टीम जो है वो क्या करेगा, वो तो ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है उसके पास, वो एनर्जी देगा और वो कंडेंस करेगा। स्टीम क्या है, कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट होगा, और आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसको वाटर में कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी लगेगा, तो वो कैलकुलेट करें, और इसको वाटर में कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी ये देगा, ये लेगा और ये देगा। अब देखते हैं किस में कामयाबी मिलेगी, किसका काम हो पाएगा। तो मेल्टिंग करने के लिए, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस कितना एनर्जी लगेगा वो हम लोग देखना चाहते हैं। फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड मान लो Q1 हम लोग बोले तो वो होगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। m कितना है, 1 ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है भाई, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। दिया नहीं है, दे देना चाहिए था क्वेश्चन में, वैसे हम लोग वाटर के लिए याद रखते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कैलोरी में बात करें तो यह है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, क्योंकि ग्राम की बात किया है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। और लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है, वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो होता है, लेटेंट हीट स्टीम मीन्स कंडेंसेशन के लिए, वो होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो Q1 का वैल्यू ये हो गया, मीन्स 80 कैलोरी चाहिए, 1 ही ग्राम था इसलिए 80 कैलोरी चाहिए भाई, 80 कैलोरी चाहिए, तब जाकर के ये मेल्टिंग ऑफ आइस हो पाएगा। ठीक है, अब जरा हम लोग स्टीम की बात सोचें। फॉर स्टीम टू कन्वर्ट इनटू वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिलीज्ड कितना होगा भाई, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, मान लो हमने Q2 निकाले तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। m कितना था, 1 ही ग्राम था, और स्टीम का होता है 536 कैलोरी। तो इसका मतलब 536 कैलोरी ये देगा, 536 कैलोरी ये दे सकता है मैक्सिमम, और उसको चाहिए सिर्फ 80 कैलोरी, सिर्फ उसको चाहिए 80 कैलोरी। तो 80 कैलोरी इसका मतलब मेल्ट तो हो ही जाएगा। इट मीन्स कंक्लूजन क्या हो गया, 1 ग्राम, कंक्लूजन ये हो गया 1 ग्राम आइस विल मेल्ट, वो मेल्ट तो करेगा ही, मेल्ट तो करेगा वो 80 कैलोरी में ही, इस तो 536 मैक्सिमम दे सकता है। तो चलो भाई वो मेल्ट तो किया ही, और मेल्ट करने के बाद अगर और एनर्जी चाहिए कि भाई मेल्ट करने के बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आ गया, अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से ये इसका टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि एनर्जी तो इतना इसको अवेलेबल हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, और उसको अभी हमारा 80 कैलोरी ही लगा है, तो ये मेल्ट तो करेगा ही करेगा। नाउ अब Q3 मान लो मैं निकालता हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी फॉर इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेल्टेड आइस। ये जो मेल्टेड आइस जो बना है, मेल्ट करके जो बना है मेल्टेड आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर तक जाने के बाद जो उसका वेपराइजेशन होता है, तो उसमें Q3 कितना लगेगा भाई, तो Q3 लगेगा m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T। इसके हिसाब से लगेगा भाई जो मेल्ट करके आइस 1 ग्राम वाटर बन चुका है, अब उसका टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि ये तो 80 कैलोरी लेकर के ही ये बन चुका वाटर। अब इसको अगर वापस मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग करने में कितना लगेगा, एक बार कैलकुलेट तो कर लें, उससे कंक्लूजन निकलेगा। देखो 1 ग्राम ये मेल्ट होकर के वाटर बना है, स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी, ये आइस का नहीं, आइस की तो ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, हमें चाहिए वाटर का, वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और आइस का स्पेसिफिक हीट अगर निकालना हो तो ये होता है अराउंड 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाटर वाला हमें याद रहता है,
आपको भी याद रखना चाहिए, याद रहे तो बढ़िया है, वैसे क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, तो 1 हो गया। और डेल्टा टी का वैल्यू भाई 100 से 0 से 100 गया है तो 100, तो मीन्स 100 कैलोरी अगर इसको और मिल जाए तो ये तो सीधा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टीम जो इतना एनर्जी दे सकता है वो 80 थोड़ा सा ही कंडेंस हुआ, स्टीम थोड़ा सा ही कंडेंस हुआ, पूरा 1 ग्राम में तो इतना 1 ग्राम कंडेंस करेगा तो इतना एनर्जी दे देगा, तो वो मौका मिलेगा तब ना। अभी थोड़ा सा ही 1/10 ग्राम ही मान लो अगर ये कंडेंस हुआ, स्टीम कंडेंस हुआ, तो उसमें इसने कुछ एनर्जी दिया, 80 जूल जैसे ही 80 कैलोरी जैसे ही हुआ वो तो मेल्ट कर गया, उसका से थोड़ा और एनर्जी दिया, थोड़ा और स्टीम कंडेंस हुआ, तब तक उसका टेम्परेचर राइज होने लग गया और उधर 100 और कैलोरी यूज़ किया और वो पहुंच गया। मीन्स टोटल मिलाकर के 180 कैलोरी ही यूज़ हुआ, Q1 प्लस Q3 180 कैलोरी ही यूज़ हुआ, 80 प्लस ये 100, ये 180 कैलोरी में ही बेचारा आइस मेल्ट भी कर गया और उसका टेम्परेचर भी राइज हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वेपराइज होने के लिए तैयार हो गया, तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। और स्टीम हमारा क्या है, तो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे जो था वो पार्शियली ही हमारा कंडेंस होगा, पार्शियल कंडेंस होगा, पूरा का पूरा कंडेंस भी नहीं होगा, थोड़ा सा ही कंडेंस होगा और उसके बाद बाकी जो है वो कंडेंस ही नहीं होगा, क्योंकि उतनी की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बेचारा 180 कैलोरी लेकर के ही पहुंच चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब इसके बाद वो दे ही नहीं सकता, उसके बाद वो कंडेंसेशन होगा ही नहीं, कोई लेने वाला है ही नहीं एनर्जी, इसलिए कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ स्टीम नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ स्टीम नहीं होगा। तो कितना पार्शियल कंडेंसेशन होगा स्टीम का क्या होगा, पार्शियल कंडेंसेशन होगा। ये कंक्लूजन निकल गया कि पार्शियल कंडेंसेशन होगा। अब कितना हमारा स्टीम कंडेंस हुआ वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो वाटर बन चुका है, ये जो हमारा 1 ग्राम आइस था वो तो वाटर में कन्वर्ट होकर 100 डिग्री वाटर में बन चुका है 180 पे ही। और ये 180 कैलोरी में कितना हमारा स्टीम मेल्ट करेगा, मान लो m' स्टीम मेल्ट कर रहा है तो इनटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यूज़ करने पड़ेंगे। इफ़ m' इज़ द मास ऑफ स्टीम दैट इज़ कंडेंस्ड, तो m' का वैल्यू निकाल लेंगे कितना भाई, तो 180 डिवाइडेड बाई लेटेंट हीट होता था 536 ये होता था, तो इसलिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ऑलमोस्ट 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 ग्राम। तो 1/3 का m' का वैल्यू 1/3 ग्राम ही आइस मेल्ट होगा, क्योंकि 1/3 ग्राम आइस मेल्ट होने पे ही एनर्जी हमें मिल जाएगा उतना, कितना 180। क्योंकि देखो भाई ये 536 लिखा हुआ है, 540 भी कई जगह यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, 540 करोगे तो एग्जैक्टली 1/3 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1/3 ग्राम ही मेल्ट करेगा, 1/3 ग्राम ही स्टीम कंडेंस करेगा। सो 1/3 ग्राम ऑफ स्टीम विल कंडेंस इनटू वाटर, वाटर में कंडेंस हो जाएगा। इसलिए फाइनल मिक्सचर में जो वाटर होगा, सो फाइनल वाटर कंटेंट इन द मिक्सचर, फाइनल वाटर अमाउंट जो हमें निकालने हैं, क्वेश्चन में यही पूछा गया, अमाउंट इन मिक्सचर। इस मिक्सचर में हमारा फाइनल वाटर अमाउंट कितना होगा भाई, तो 1 ग्राम तो मेल्ट होकर के आया है प्लस 1/3 ग्राम ये कंडेंस होकर आया है, मीन्स कितना हो जाएगा ये भाई, तो 4/3 ग्राम ऑफ वाटर हमें मिलेगा, 4/3 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा उस मिक्सचर में, कि 1/3 मेल्ट हुआ है और 1/3 कंडेंस हुआ है और 1 ग्राम उधर मेल्ट होकर के वाटर पे आ चुका है। और फाइनल टेम्परेचर अगर पूछा जाता तो वो होता कितना भाई, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि स्टीम तो 100 पे है, पार्शियली कंडेंस किया है, लेकिन हमारा आइस मेल्ट करके और वाटर पे चलते हुए 100 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है। सो फाइनल टेम्परेचर ये है और वाटर कंटेंट विल बी 4/3 ग्राम इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में 4/3 ग्राम वाटर कंटेंट है एंड फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले एनालाइज किया हम लोगों ने कि 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने में कितना लगेगा, तो 80 कैलोरी लगता था, और साथ में उसका टेम्परेचर राइज करने में 100 कैलोरी और लगेगा और ये 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा, मीन्स टोटल 180 यूज़ करेगा और 180 तक पहुंच जाएगा। तो 180 ही मैक्सिमम स्टीम कंडेंस होकर के दे सकता है। तो 180 देने पे कितना स्टीम कंडेंस होगा, तो 180 देने पे बस इतना ही कंडेंस होगा। सो 1/3 ग्राम ऑफ स्टीम विल कंडेंस
m डैश है हमारा अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस, मास ऑफ स्टीम कंडेंस, जो हमारा कंडेंस्ड हो चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये जल्दी से देखो। ए सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विद हीट एट कांस्टेंट रेट, द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल चेंजेस एज शोन फ्रॉम द ग्राफ, द फॉल्स कंक्लूजन ड्रॉन इज। कौन सा यहाँ पे फॉल्स कंक्लूजन है, जल्दी से देख लिया जाए। ए बी एंड सी डी ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट फेज चेंज। ए बी एंड सी डी ग्राफ का रिप्रेजेंट कर रहा है फेज चेंज, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में, यहाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट, तो ये तो करेक्ट है भाई। ये क्या है? करेक्ट है। हम लोगों को लिखना है फॉल्स वाला स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये वाला करेक्ट वाला स्टेटमेंट है। ये क्या है? करेक्ट है। चलो ठीक है, बी वाला देखें। ए बी रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड से लिक्विड, तो ये भी हमारा करेक्ट है भाई। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज ट्वाइस द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, तो इससे ये डबल लेंथ का अगर होगा तो डबल वैल्यू हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हो जाएगा वो देखो, सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी लिखा है, इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 2 टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज ट्वाइस द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा 2 टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अच्छा, सी डी रिप्रेजेंट चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। सी डी जो है, सी डी लिक्विड टू वेपर, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ट्वाइस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ट्वाइस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये वाला भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है, जो रॉन्ग है स्टेटमेंट, वो हमें करना था सेलेक्ट, तो वो ये सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको हम लोग ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई बात नहीं है, यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी से इसको देखेंगे भाई, चलो जल्दी से इसको ट्राई कर लो। 2 rods A and B ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं, आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। ठीक है, देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट रॉड विल बी। अच्छा, कंपोजिट कंबाइंड रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? एक का K1 है, दूसरे का K2 है। इधर T1 टेम्परेचर मेंटेन्ड है और इधर हमारा T2 टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ऊपर वाले का थर्मल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा, थर्मल रेसिस्टेंस वो हो जाएगा 1/K और L/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमारा अलग अलग दिया हुआ नहीं है कि A1 A2 है, इसलिए A ही लेंगे, और डायग्राम से भी हमें A जैसा ही लग रहा है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसलिए इसका जो R2 होगा रेसिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? तो 1/K2 और वही लेंथ और वही एरिया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब ये देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बदले में अगर एक हम लोग यूज़ करेंगे रॉड, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट हमारा कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ सब कुछ सेम रखने पड़ेंगे। डायमेंशन मस्ट बी सेम, अमाउंट ऑफ मटेरियल मस्ट बी सेम होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोगे वो 2A लेने पड़ेंगे और लेंथ तो वही लेने पड़ेंगे। इस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, यहाँ का टेम्परेचर T1 मेंटेन है, यहाँ का टेम्परेचर T2 मेंटेन है। कोई बात नहीं है, टेम्परेचर हमारा कुछ भी मेंटेन हो। तुम्हें पता है कि रेसिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है भाई। तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो 1/R क्या हो जाएगा? 1/R1 अगर हम लोग बोले तो 1/R1 होता है, R1 होता है L/KA। यहाँ K1 है, L/KA, तो यहाँ पे 1/R लिखेंगे अगर, तो वो क्या हो जाएगा? K1A/L, और ये हो जाएगा K2A/L। 1/R2 इज K2A/L और 1/R इक्विवेलेंट इज K इक्विवेलेंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A/L, ऐसा हो जाएगा भाई। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक इसी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यही यूज़ कर रहे हैं। तो R अगर हमारा ये है, R2 ये है, तो 1/R2 क्या होगा? 1/R2 क्या होगा? अगर R2 ये है तो 1/R2 हो जाएगा K2A/L। तो वैसे ही 1/R1 हो गया K1, 1/R1 जो हो गया वो हो गया K1A/L।
K1A डिवाइडेड बाई L, तो वैसे ही ये मिल गया हमें। अब क्या क्या कैंसिल होगा भाई, तो L तो हमारा एलसीएम लेके कैंसिल ही हो गया, और एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, A भी कैंसिल हो जाएगा, और ये K इक्विवेलेंट 2 टाइम्स इज इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगा। इसलिए K इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलो जल्दी से इसको ट्राई कर लो भाई। रेडी, 1 2 3, सॉल्व करके हो जाओ फ्री। ए लॉन्ग मेटेलिक बार, जल्दी से कर लो, कर लिया होगा। लॉन्ग मेटेलिक बार इज कैरिंग हीट फ्रॉम वन एंड। ठीक है भाई, एक मेटेलिक बार है ये, एंड इज कैरिंग हीट फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड टू द अदर अंडर स्टेडी स्टेट। ठीक है भाई, इधर T1 है मान लो, इधर T2 है, और T1 ग्रेटर देन T2 है, तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, और विद कांस्टेंट रेट। हमारा कोई भी ये रेट क्या है, कांस्टेंट रेट है। स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट रेट से ही होता है भाई, तो अंडर स्टेडी स्टेट। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर थीटा along the length x of the bar from its hot end। तो ये वाला hot end है और ये वाला हमारा cold end है। ठीक है, हॉट एंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। किस फॉलोइंग फिगर से? तो भाई तुम्हें पता है कि ये हमारा धीरे धीरे यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर लीनियरली चेंज होगा। यहाँ 100 है तो 100 है तो यहाँ 90 होगा, तो फिर 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, इस तरह से चलेगा। 50 होगा तो 40 होगा, तो 30 होगा तो 10 होगा, फिर 0 होगा, इस तरह से -10 होगा, इस तरह चलेगा। लीनियरली चेंज होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एज इसका ग्राफ अगर दिखाना चाहें एक्स के साथ, तो कहीं हायर टेम्परेचर होगा यहाँ पे जो भी, और उससे लीनियरली हमारा एक्स के साथ डिक्रीज होता चलेगा और इस तरह से चलेगा। तो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। तो इस तरह ग्राफ बनने वाला ये होगा, लीनियर ग्राफ होगा भाई ऐसा। चाहो तो इसका इक्वेशन भी तुम ला सकते हो, लेकिन इक्वेशन लाने में मैथमेटिकली तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे भाई कि क्या होगा यहाँ पे। थीटा किसी पॉइंट पे अगर थीटा निकालना हो एक्स लेंथ पे, तो वो क्या होगा, तो एक्स के साथ हमें ये थीटा निकालने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। थीटा विद एक्स है तो हमें ज़्यादा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले इधर का हमें पहले करंट निकालना पड़ेगा, इतने दूर का रेसिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ का फिर हमें टेम्परेचर मिल सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर मिल सकता है। लेकिन वो लीनियरली फॉल करेगा वो पक्का है, वो तो हमारा पता है भाई कि लीनियरली इस तरह से फॉल करेगा। ठीक है, अगर इक्वेशन चाहते हो तो मैं हिंट देता हूँ, आप काम कर लेना भाई। अगर तुम्हें टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें थर्मल करंट लिखना चाहिए। क्या भाई, तो थर्मल करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, ये होता है थर्मल रेसिस्टेंस, ये करंट होगा। तो ये थर्मल करंट हर पार्ट में, मान लो इस वायर को हम लोगों ने अगर ऐसे ऐसे 3 पार्ट कर दिया, ऐसे करके मान लो कुछ पार्ट कर दिया, तो सब में तो भाई करंट का तो वैल्यू सेम ही होने हैं, वही थर्मल करंट होने हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्स लेंथ पे चाहिए तुम्हें टेम्परेचर, एक्स लेंथ पे ही तुम्हें चाहिए टेम्परेचर, तो यहाँ का अगर थीटा है और यहाँ पे मान लो थीटा नॉट है, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई थीटा नॉट से। अब ये करंट का जो वैल्यू आया है हमारा, जो भी आया है T1 - T2 या थीटा 1, यहाँ पे मान लो हम लोग थीटा नॉट लिखे हैं और इसको थीटा डैश लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा डैश। तो हमारा ये थर्मल करंट का जो वैल्यू हो जाएगा, वो थर्मल करंट का वैल्यू मैं लिख देता हूँ मैथमेटिकली। कुछ लोगों को चाहिए ये कैसे समझेंगे, लीनियर है तो लिख सकते हैं हम लोग। देखो थर्मल करंट का वैल्यू इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ मैं थीटा नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस लिखने हैं तो थीटा नॉट माइनस थीटा डैश, ये है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस है 1/K और L/A, 1/K और L/A, ये है हमारा। ठीक है, अब ये जो थर्मल करंट है वो तो हर पार्ट में है भाई। वो थर्मल करंट हम लोग ये छोटा सा रेसिस्टेंस वाला पार्ट देखें या ओवरऑल करंट देखें, ओवरऑल करंट देखें तब भी आई होगा, इतने दूर में करंट देखें तब भी आई होगा। तो इतना दूर हम लोग एक्स लेंथ वाले का हम लोग करंट भी देखना चाहते हैं। तो ये तो मैं लिख देता हूँ थीटा नॉट माइनस थीटा डैश जो हम लोगों का था, और 1/K और टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई A, ये है हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि ये वाला इन्वॉल्व करूँ, यहाँ का थीटा इन्वॉल्व करूँ, क्योंकि थीटा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो ये थीटा इन्वॉल्व करूँ। तो इतने दूर के लिए रेसिस्टेंस लिख सकते हैं हम लोग। इतने दूर के लिए अगर लिखना चाहें, ये वाला फर्स्ट पार्ट में लिखना चाहें, तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, तो थीटा नॉट माइनस थीटा होगा। बोलो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इतने दूर में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा भाई, तो यहाँ थीटा नॉट है, यहाँ थीटा है,
तो थीटा नॉट माइनस टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वही 1/k, और एल के बदले में क्या लेंगे, x लेंगे, एल के बदले में ये क्या लेंगे, x लेंगे भाई, x डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है। तो देखो सारा कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ पे l/a, ये l है, के कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से मिल जाएगा हमें, देखो थीटा माइनस थीटा नॉट क्या है, तो ये कुछ फिक्स्ड है वैल्यू, इधर हमारा थीटा नॉट पे मेंटेन, उधर वाला थीटा डैश पे, तो ये हमारा वैल्यू फिक्स्ड है, तो ऊपर का वैल्यू फिक्स्ड है और ये l है। चलो थीटा माइनस थीटा नॉट फिक्स्ड है वैल्यू डिवाइडेड बाई l है, और यहाँ मिला हमें थीटा नॉट माइनस थीटा डिवाइडेड बाई x। चलो ठीक है भाई, तो ये वाला वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं थीटा नॉट बाई x, हमें तो चाहिए थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं ना भाई, ये वाला वैल्यू तो भाई फिक्स्ड है हमारा वैल्यू, मान लो हम लोग कांस्टेंट k नॉट लिख देते हैं इसको, ये तो फिक्स्ड है, थीटा नॉट का वैल्यू, थीटा डैश का वैल्यू फिक्स्ड है, लेंथ का वैल्यू फिक्स्ड है, इसको k नॉट लिख दिया हम लोगों ने, और यहाँ जो लिखेंगे इसको, ये है थीटा नॉट बाई x और माइनस थीटा बाई x, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हमें थीटा का वैल्यू चाहिए, तो अच्छा थीटा का वैल्यू चाहिए तो यहीं से हम लोग इसको क्या लिखें, सीधा लिख सकते हैं हम लोग थीटा नॉट माइनस थीटा, और ये x ऐसे लिख सकते हैं ये। अब यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये थीटा जो इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा थीटा नॉट माइनस और k नॉट इंटू एक्स, माइनस k नॉट इंटू एक्स, तो ये वैल्यू मिल गया। देखो ये है y एक्सिस पे तुम्हारा और ये वाला है x एक्सिस पे तुम्हारा, ये है y इंटरसेप्ट, तो यहाँ देखो थीटा नॉट, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखना चाहिए, थीटा नॉट, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे क्या है टेम्परेचर, थीटा नॉट लिखा, और थीटा जो है धीरे धीरे टाइम के साथ, ये थीटा नॉट है, ये थीटा का ग्राफ हम लोग दिखा रहे हैं, तो टेम्परेचर का ग्राफ विद x क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट और ये निगेटिव स्लोप, तो ये लीनियर इक्वेशन हमें मिल रहा है, यही लीनियर इक्वेशन का प्लॉटिंग करने हैं। तो इस तरह से लिख लिया हमने, इधर का हमने ओवरऑल करंट लिख लिया, वो ओवरऑल करंट ये इस वाले पार्ट में भी वही करंट है, तो इस वाले पार्ट का लिखेंगे तभी तो x इन्वॉल्व होगा, ये x इन्वॉल्व होगा और यहाँ का टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, तो इस तरह से टेम्परेचर इन्वॉल्व करके लिख लिया। ऐसे करके भी हम लोग इसका लीनियर इक्वेशन ही ऑब्टेन कर सकते हैं। हो सकता था ऑप्शन में तुम्हारा ग्राफ ना दे करके इक्वेशन दिया होता, फिर यही काम करने पड़ते। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलें, जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए। रेडी 1 2 3, रेडी 1 2 3, पेन निकालो, जल्दी से सॉल्व करके हो जाओ फ्री। चलो, वन एंड ऑफ ए थर्मली इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट ए टेम्परेचर T1, एक एंड को हमने रखा है T1 टेम्परेचर पे, एक एंड को रखा है T1 टेम्परेचर पे, दूसरे एंड को रखा है T2 टेम्परेचर पे, एक को T1 पे रखा, एक को T2 पे रख दिया। ठीक है भाई, तो अब इस कंडीशन में हमें निकालना है T1 एंड T2 दोनों पे रख दिया हमने, निकालना क्या है वो देखो। The rod is composed of two sections of length L1 and L2, ठीक है, thermal conductivity K1 and K2 respectively, ठीक है। The temperature at the interface of the two section, अच्छा यहाँ का टेम्परेचर चाहिए, यहाँ का टेम्परेचर मान लो T0 है, तो इस T0 का वैल्यू हमें चाहिए, T0 का वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो ये सिंपल है भाई, क्या करने पड़ेंगे, तो दो ये वाला अलग और ये वाला अलग समझो, और ये दोनों सीरीज में हैं, एक रेजिस्टेंस R1 समझो, एक रेजिस्टेंस R2 समझो, दोनों सीरीज में हैं, तो करंट का वैल्यू हमारा सेम होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर को इन्वॉल्व करता हुआ इक्वेशन लिखो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ करंट I1 है और ये करंट I2 है, तो सीरीज में है कनेक्टर, तो I1 इज इक्वल टू I2, इधर का करंट इज इक्वल टू इधर का करंट होगा, I1 इज इक्वल टू R2 होगा, और यहाँ पे करंट लिखेंगे इसके टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में। तो बताओ क्या हो जाएगा, T1 माइनस T0, यह है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1/K1 L1/A, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है, तो चलो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ये हो गया रेसिस्टेंस। यहाँ का क्या हो जाएगा, तो T0 यहाँ है टेम्परेचर और इधर है T2, तो T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो 1/K2 और L2/A, एरिया सेम है इसलिए एरिया विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके और T0 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे भाई,
L2/A2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और ये T0 का वैल्यू कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन करेंगे हमें लंबा टाइम लगेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन क्लू है कि I1 यहाँ का करंट T0 को इन्वॉल्व करता हुआ देख रहे हो, T0 को इन्वॉल्व करता हुआ, T1 तुम्हें नोन है, L1 K1 ये पता ही है, तो L1 K1 T1 के T2 के टर्म में ही तो है ये। आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे T0 का वैल्यू कैलकुलेट करके ऑप्शन मैच कर लेंगे। क्लियर है, हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो जल्दी से क्वेश्चन, इस पे ट्राई किया जाए। रेडी 1 2 3 और जल्दी से सॉल्व करके हो जाए फ्री। रेडिएशन हम लोगों ने पढ़ा था शायद, उसी पे क्वेश्चन है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सन वेयर टू इंक्रीज फ्रॉम T टू T, अगर ये सन है, इस सन का टेम्परेचर हमने T से क्या कर दिया है, 2T कर दिया है। हम लोग तो कर नहीं सकते, लेकिन भगवान ने कर दिया, T से 2T कर दिया। एंड रेडियस R to 2R, अच्छा रेडियस को भी R से 2R कर दिया, इसका रेडियस R से 2R कर दिया, और टेम्परेचर को भी हमने 2T कर दिया भाई, 2T कर दिया टेम्परेचर, यहाँ पे T था, यहाँ 2T कर दिया है। देन द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ टू व्हाट वाज प्रीवियसली बी, मतलब अब हमारा रेडिएशन एनर्जी जो हमारे अर्थ पे पहुंच रहा है, तो अर्थ कहीं यहाँ छोटा सा बेचारा चुपके से वहाँ से एनर्जी रिसीव कर रहा था और यहाँ से भी एनर्जी रिसीव कर रहा है, मतलब ये अब न्यू कंडीशन में ऐसे एनर्जी आ रहा है। तो भाई पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी निकलेगा, तो भाई जितना एनर्जी निकलेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी पहुँचेगा। तो इट मीन्स दिस रिसीव्ड एनर्जी, ये जो एनर्जी रिसीव्ड है पर यूनिट टाइम, रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। जितना ज़्यादा रेडिएट करेगा, देखो भाई सन यहाँ है अगर मान लो और रेडिएट कर रहा है, अर्थ यहाँ पे है रिसीव कर रहा है, तो भाई इसका डिस्टेंस तो वही का वही है ना। रेडियस भले ही इसका बदल गया, टेम्परेचर भले ही बदल गया, लेकिन है तो यही, इसका मीन डिस्टेंस जो देखेंगे वो अर्थ से वही का वही है। इसलिए यहाँ पे जितना एनर्जी, अगर मान लो पहले 2 जूल निकाल रहा था तो हमें 0.2 पहुंच रहा था, तो अब 4 जूल निकालेगा तो 0.4 पहुंचेगा। मीन्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी रिसीव्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेडिएटेड। तो रेडिएशन रेट मेनली हम लोग को देखने हैं। तो पहले का रेडिएशन रेट, सन को हम लोग ब्लैक बॉडी समझते हैं भाई, तो ये होता है सन को एक ब्लैक बॉडी समझते हैं, एरिया और T का पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले जो एरिया था वो था हमारा 4πr², 4πr², टेम्परेचर का पावर 4 था। अब न्यू जो रेडिएंट एनर्जी होगा, न्यू रेडिएंट एनर्जी जो होगा मीन्स जितना रेडिएशन होगा वो वही हो गया, और 4π × 2r, अब रेडियस हमारा डबल हो चुका है इसलिए ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2T का पावर 4 हो जाएगा, 2T का पावर 4 हो जाएगा। इसलिए अब न्यू रेडिएंट एनर्जी क्या हो जाएगा, तो 4πr², लेकिन ये बन गया 4, 2 का स्क्वायर, और इधर हो गया हमारा T का पावर 4, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 4 मीन्स कितना, 16 से और मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये सिग्मा और 4πr² जो पहले का था वैसे, और T का पावर 4 भी है, लेकिन ये 64 हो चुका, ये 64 हो चुका। इट मीन्स ये पहले वाला रेडिएंट एनर्जी है ΔQ/ΔT, पहले वाला रेडिएंट एनर्जी से 64 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा न्यू रेडिएंट एनर्जी, दैट इज न्यू रिसीव्ड एनर्जी। न्यू रिसीव्ड एनर्जी अगर 64 टाइम्स हमारा ज़्यादा रेडिएट कर रहा है तो 64 टाइम्स ये ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करेगा। तो क्या हो जाएगा रेशियो विल बी 64, ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू कितना, तो 64, तो 64 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ये रेशियो हमें मिल जाएगा। न्यू रेडिएंट एनर्जी और पहले के रेडिएंट एनर्जी का रेशियो हमारा यही मिल गया 64। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इसको देखा जाए, इसको जल्दी देखो, ट्राई करो इसको। देखो इसमें क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सरफेस ऑफ ए कंपोजिट स्लैब, टू आउटर सरफेस ऑफ ए कंपोजिट स्लैब consisting of two materials having coefficient of conductivity K and 2K। ये K है, इसका हमारा K है coefficient of thermal conductivity, और ये हमारा 2K है coefficient of thermal conductivity। एक 4x लेंथ का है और ये x लेंथ का है, इधर x लेंथ का है और इधर हमारा 4x लेंथ का है, ये दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। एंड द थिकनेस x and 4x रिस्पेक्टिवली आर T2 and T1, T2 and T1, यहाँ T1 है और यहाँ पे हमारा T2 है, और T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, ऐसा दिया हुआ है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब इन स्टेडी स्टेट इज, स्टेडी स्टेट में हमारा रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, तो स्टेडी स्टेट में तुम्हें पता है कि एक ही रेट से हमारा ट्रांसफ़र होता है, और वो होता है हमारा स्टेडी स्टेट में, और वो कितना होता है भाई, तो वो होता है हमारा
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो भी है इक्विवेलेंट समझो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एरिया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ऐसा होता है। तो रेट जो है हमारा वो ये है, इससे लिखना है। तो स्टेडी स्टेट का रेट दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एफ कितना होगा, ये एफ का वैल्यू निकालने हैं। तो इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हो कि दो स्लैब हैं, मतलब ये इस तरह से, एक रेसिस्टेंस ये है, एक रेसिस्टेंस ये है, एक R1 है, एक R2 है। इधर का जो थर्मल रेसिस्टेंस R1 है वो हो जाएगा 1/K और L है X डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग नहीं है, दोनों एक तरह से दिखाया हुआ है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही लेंगे। K है उधर का, इधर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K है, यहाँ का 2K है। ठीक है भाई, तो ये है R1 और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा 1 कितना है 2K, तो 1/2K और L है 4X डिवाइडेड बाई एरिया A। तो हमें करंट का एक्सप्रेशन लिखने हैं, क्योंकि करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, थर्मल करंट का एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये कैसे लिखेंगे भाई, तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, दोनों तो सीरीज में है, दोनों क्या है सीरीज में है। अरे भाई ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों क्या हैं सीरीज में हैं, तो सीरीज में भाई इक्विवेलेंट लिखने पड़ेंगे, तो R1 + R2 ही तो लिखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर का स्टेडी स्टेट में जो रेट होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस तो है T2 - T1, बिल्कुल ठीक है भाई, T2 - T1 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, तो दोनों को हमें ऐड करने पड़ेंगे, R1 + R2 करने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो X/KA कॉमन हो जाएगा, X/KA ये तो हमारा कॉमन हो जाएगा, और दोनों जब ऐड करेंगे X/KA है ये, तो ये 1 हो गया, और प्लस इधर क्या हो जाएगा भाई, तो X/KA कॉमन हो चुका है, 4 डिवाइडेड बाई 2 है, इट मीन्स ये 2 है। ठीक है भाई, तो ये मिल गया हमें T2 - T1, और K और एरिया ऊपर चला जाएगा, KA ऊपर चला गया, और ये बच गया X और ये बच गया 3। ये हो गया हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र का रेट, जो कि कंपेयर किया जाए T2 - T1 A × K है ही, A भी है K भी है, और डिवाइडेड बाई X × 3 है, और F है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई F है, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई F, तो F इज इक्वल टू कितना है भाई, तो 1/3 है। F का वैल्यू क्या है 1/3 है, इस पूरे में मल्टीप्लाइड क्या है 1/3 है, इसलिए F का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो 1/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक, 1/3 विल बी करेक्ट ऑप्शन, तो सिलेक्ट कर लेंगे और काम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई जल्दी देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखा जाए। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम -73 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस, देन द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का मतलब क्या हुआ, यही है इमिसिव पावर, मीन्स इमिसिव एनर्जी, इमिट करने का जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है उसी को हम लोग इमिसिव पावर बोल रहे हैं, ये हमें चाहिए। टेम्परेचर बॉडी का हमने इंक्रीज कर दिया है, -73 डिग्री सेल्सियस था पहले, तो T1 का वैल्यू -73, तो -73 + 273 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो -200 हो गया, +200 केल्विन। और T2 जो टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस, इसलिए T2 का वैल्यू है 327 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस करेंगे 273, क्योंकि डिग्री सेल्सियस ये है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, पहले 200 केल्विन था, अब 600 केल्विन हो चुका है। तो रेशियो ऑफ इमिसिव पावर क्या होगा, तो रेशियो ऑफ इमिसिव पावर निकालने हैं, तो बाद का इमिसिव पावर ये है, और पहले का इमिसिव पावर हमारा ΔQ/ΔT है। यही रेशियो हमें चाहिए भाई, तो ये रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, ये रेशियो निकाल सकते हैं। तो बाद का जो इमिसिव पावर है उसको लिखेंगे हम लोग टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, तो भाई ये हो गया बॉडी, अगर नॉर्मल बॉडी है तो रिलेटिव इमिटेंस भी हो जाएगा, और एरिया तो चेंज किया नहीं गया है, टेम्परेचर का पावर 4, तो टेम्परेचर हमारा अब T2 लेने हैं, यानी कि 600 का पावर 4 करने पड़ेंगे, और डिवाइडेड बाई ये सारा कुछ वही रहेगा, और इधर था पहले 200 केल्विन, तो 200 का पावर 4 होगा, इट मीन्स क्या मिल जाएगा भाई, तो ये 3 का पावर 4, बाकी सब तो हो गया कैंसिल, और ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया 81। ठीक है 81, तो 81 विल बी द रेशियो हमारा 81 आ गया, मीन्स न्यू रेशियो विल बी 81। तो रेशियो में इमिसिव पावर हम लोग निकाल दिए, इंक्रीज कर दिए, देन द रेशियो में इमिसिव पावर इज 81, या 1/81 होता, तो 81 हम लोग लिख लेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करें, जल्दी से ट्राई कर लिया जाए। रेडी 1 2 3। ए बी सी थ्री आइडेंटिकल कंडक्टर बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब इस बार वैसा ही क्वेश्चन है भाई, वैसा ही क्वेश्चन है, इजिली कर सकते हो। ए बी सी, यहाँ ए है, बी है, सी है, बट डिफरेंट मटेरियल का है। दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एज सोन इन फिगर। द थर्मल कनेक्टिविटी आर के 2k एंड k/2। द फ्री एंड ऑफ ए इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। इधर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है भाई। एंड द फ्री एंड ऑफ सी इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। इधर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ए, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के जंक्शन का टेम्परेचर, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर हमें चाहिए, T0 इज नियरली, ये हमें चाहिए। तो बस इसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा कुछ परेशानी तो होगा नहीं। आपको क्या करने पड़ेंगे, इस टेम्परेचर को इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस टेम्परेचर को इन्वॉल्व करने के लिए इधर का रेसिस्टेंस R1 समझो, इधर का रेसिस्टेंस इधर अलग से R2 समझेंगे, और ये है हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इधर जो करंट होगा I1, वही तो करंट इधर भी होगा, वो I2, सेम करंट होगा भाई। करंट का वैल्यू तो सेम ही होने हैं, इधर का करंट इज इक्वल टू उधर का करंट सेम होने हैं। तो इधर का हम लोग चाहें तो ओवरऑल करंट भी लिख सकते हैं एक बार में। तो एक बार में लिखने के लिए तुम्हें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है भाई। तो इधर वाले का अलग कर लेते हैं, इधर वाले का अलग कर लें, इधर वाले का अलग कर लें, तो भी हमारा काम हो जाएगा। इधर वाले का रेसिस्टेंस, इन दोनों का मिला करके रेसिस्टेंस अगर एक लिखे तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका रेसिस्टेंस मतलब R2 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ बी वाला प्लस रेसिस्टेंस ऑफ सी वाला, ये हो जाएगा। तो R2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ बी वाला हो जाएगा 1/2K L/A। तो यहाँ पे 3 आइडेंटिकल है, इसलिए लेंथ और एरिया सेम है, तो L/A प्लस RC वाले का हो जाएगा 1/K/2 और ये L/A, ठीक है। तो L/A कॉमन हो जाएगा, L/K कॉमन हो जाएगा, और 1/2 है, इधर 2 है, तो 5/2 हो जाएगा, 2 और प्लस 1/2, तो 5/2 L/KA। ये है इधर वाले का R2 रेसिस्टेंस, इधर वाले का कंबाइंड, मतलब B वाला और C वाले का कंबाइंड रेसिस्टेंस, ये R2 है। चलो अब जरा हम लोग तीनों का अगर कंबाइंड बोले, तीनों का कंबाइंड मीन्स R इक्विवेलेंट निकालने, सीधा एकदम R इक्विवेलेंट पूरे का अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें फिर इसको ऐड करने पड़ेंगे R1 और प्लस R2, क्योंकि ये दोनों भी तो सीरीज में ही रहेंगे। R1 का वैल्यू कितना है, तो 1/K और ये L/A, और ये कितना है भाई, तो ये वाला रेसिस्टेंस R2 जो था वो था हमारा 5/2 और L/KA, ठीक है भाई। तो L/KA यहाँ भी है, L/KA यहाँ भी है, ऐड करेंगे 1 + 5/2 दैट इज 7/2 L/KA ये मिल जाएगा हमें R इक्विवेलेंट पूरे का। तो अब देखो कैसे निकाल लेंगे हम लोग। पूरे का जो करंट है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट है। तो टोटल का करंट जो हमारा है, इधर 100 उधर है 0, तो यहाँ लिखेंगे 100 - 0 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस कितना था, 7/2 L/KA ये हो गया। तो ये हमारा करंट है, और इस वाले में करंट तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस करंट विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस ए वाले में, रेसिस्टेंस जो ए वाले रॉड का है उसमें जो करंट होगा वो भी तो सेम ही होगा। ये ओवरऑल करंट है, ये क्या है, ओवरऑल करंट, ओवरऑल मेन करंट जो है हमारा वो यही है, और जो कि तीनों के लिए कॉमन होगा। इसलिए ये जो करंट है वही ए में भी होगा, वही बी में भी होगा, वही सी में भी होगा। सब करंट तो सेम ही होने हैं, सीरीज में है भाई, सारे के सारे क्या हैं, सीरीज में हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए यहाँ का टेम्परेचर, चाहिए, तो इस वाले को इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, ओवरऑल करंट इज इक्वल टू करंट इन ए, और ओवरऑल करंट जो ये आया है हमारा 100 डिवाइडेड बाई 7/2 L/KA, ये जो आया है करंट, दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट वाले में, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे 100 - T0 डिवाइडेड बाई यहाँ का रेसिस्टेंस जो R1 था वो था 1/K L/A। अब यहाँ देखो क्या क्या कैंसिल होगा, तो 1/K L/A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 100 इज इक्वल टू, इधर से आ जाएंगे तो 7/2 यानी कि 3.5
तो 3.5 इंटू 100 माइनस 3.5 इंटू T0 ये मिल जाएगा। और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा कितना भाई, तो 3.5 T0, 3.5 T0 इज इक्वल टू ये मिल जाएगा कितना भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 350 माइनस 100 250 डिवाइडेड बाई 3.5, तो T0 का वैल्यू हो गया 250 डिवाइडेड बाई 3.5 ये मिल जाएगा। यानी कि वैल्यू हो गया हमारा, वैल्यू T0 का वो हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3.5, इट मीन्स 2500 डिवाइडेड बाई 35 ये मिल 71 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियरली इक्वल टू 71 है। 71 के आसपास अभी कुछ है भी नहीं, तो 71 ही नियरली 71 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आए समथिंग कुछ भी, तो 71 अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये हमारा टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा। क्या क्या हमने टोटल रेसिस्टेंस निकाल करके हमने मेन करंट निकाल दिया, वही मेन करंट तो यहाँ पे होगा, क्योंकि हमें यहाँ का टेम्परेचर इन्वॉल्व करना है इक्वेशन में, तभी तो हमारा ये T0 आएगा इक्वेशन में, तभी तो उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। वो तभी होगा जब यहाँ के थ्रू हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस लिखें, तो 100 माइनस T0 लिख दिया और उससे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई। Emission and absorptive power of material at 200 Kelvin is 8 and 10 respectively. 200 Kelvin is 8 and 10 respectively. Calculate the emissive power of ideal black body. क्या बोल रहे हो भाई, समझने की कोशिश करो। Emissive and absorptive power of material, किसी भी मटेरियल का emissive power, किसी भी मटेरियल का emissive power and absorptive power। तो emissive power कब, एट 2000 केल्विन, 2000 केल्विन पे एमिसिव पावर है हमारा 8 एंड एब्जॉर्प्टिव पावर है हमारा 10। ठीक है, तो कैलकुलेट द एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, मीन्स एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी का निकालना है। तो किरचॉफ्स लॉ याद करो, किरचॉफ्स लॉ था, किरचॉफ्स लॉ कहता है एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी रेशियो इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाई एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी तो होता है 1 होता है, इसलिए इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी कॉमन बॉडी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, जो कि हमें चाहिए, यही तो चाहिए, इमिसिविटी या इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी हम लोग निकालना चाहते हैं। तो ये ई का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, दैट इज इमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी। जो निकालना था वो क्या मिला हमें, तो 0.8 मिला, तो 0.8 विल बी द आंसर, 0.8 ही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, किरचॉफ्स लॉ का यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी देख लिया जाए इसको भी। 2 आइडेंटिकल बीकर्स A and B कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट लिक्विड एट 60 डिग्री सेल्सियस। 2 आइडेंटिकल बीकर हैं भाई, ये बीकर और ये बीकर, दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द 2 लिक्विड, चलो दोनों इक्वल वॉल्यूम ऑफ द 2 लिक्विड भी हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। लेफ्ट टू कूल डाउन, लिक्विड ए हैज़ डेंसिटी, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, इसका जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻²। ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट, इसका स्पेसिफिक हीट जो दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट वो दिया हुआ है 2000, स्पेसिफिक हीट दिया है 2000 जूल पर केजी पर केल्विन। और बी वाले का वाइल ऑफ बी डेंसिटी है हमारे यहाँ पे, डेंसिटी है वो है 10⁻³ एंड स्पेसिफिक हीट है इसका 4000, सब ऐसा ही में है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब देयर टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए। ठीक है, स्कीमेटिकली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है। ए का भी दिखा रखा है, बी का भी, दोनों का 60 डिग्री सेल्सियस पे था, 60 डिग्री से दोनों में टेम्परेचर डाउन होगा, कूलिंग होगा। भाई ये आइडेंटिकल बीकर है, इसका मतलब सरफेस एरिया जो है एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर सेम होगा, और यहाँ से एनर्जी अपना निकलेगा, यहाँ से भी एनर्जी निकलेगा अपना, तो दोनों के लिए हमारे इस तरह से है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, इसलिए जितने से निकलने हैं एनर्जी, चाहे इधर से निकले और या तो फिर इधर से निकले, सब एरिया सेम है, सरफेस एरिया इमिट करने के लिए सेम है, एनर्जी लिबरेट करने के लिए सरफेस एरिया इज सेम। डेंसिटी का डिफरेंस है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है। तो
तो यहाँ पे देखो किस तरह से रेट ऑफ कूलिंग जो होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस का रेट तो सेम होगा दोनों के लिए, दोनों का एनर्जी लॉस का रेट ऑलमोस्ट सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का सेम था और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर अपना जो है उस हिसाब से दोनों का ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में एनर्जी रेडिएशन रेट सेम होगा। लेकिन ये जो एनर्जी से इसका टेम्परेचर फॉल होगा वो m इंटू स्पेसिफिक हीट, m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, ये होगा, लॉस हुआ है तो ms डेल्टा टी, यहाँ भी ms डेल्टा टी, डेल्टा T2 बोलें इसका, यही है भाई, m1 s1 डेल्टा टी। अब बात करें हम लोग इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन लार्जर होगा। पहले दोनों का रेट सेम था लेकिन अभी टेम्परेचर का, यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर का फॉल, तो टेम्परेचर का इसका जो फॉल होगा और इसमें देखने हैं तो टेम्परेचर फॉल का रेट जो हम लोगों को देखने हैं, तो जिसका मास और स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर फॉल कम होगा क्योंकि ओवरऑल वैल्यू इज सेम, ओवरऑल वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगा, दोनों का सेम होगा, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलमोस्ट निकाले क्योंकि ये होगा टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी विद सराउंडिंग, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इसके प्रोडक्ट से कम है क्योंकि ये देख रहे हो तो ये थोड़ा सा ही इससे कम है, ये 1000 है तो ये 800 है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ये वाला वैल्यू उससे सीधा हाफ हो जा रहा है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट होगा m इंटू एस वो कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट कम होने से ये ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोडक्ट का वैल्यू तो सेम रहने हैं। ये प्रोडक्ट इज लेस m1 s1 इज लेस देन m2 s2, इसलिए ये डेल्टा T1 है, जो डेल्टा T1 है दैट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा T2, यानी कि फर्स्ट में जो फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा वो दूसरे के फॉल ऑफ टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट वाला जो है ए वाला जो है वो ज़्यादा रेट से कूलिंग होगा क्योंकि ये वाला वैल्यू कम होने से ये वैल्यू ज़्यादा होगा फर्स्ट वाले के लिए। तो फर्स्ट वाले के लिए जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा, इसलिए ये ज़्यादा रेट से फॉल करेगा। तो ए विल बी कूलिंग फास्टली, तो ए का कूलिंग फास्टली हो रहा है, इसलिए देख रहे हो ये फास्ट रेट से कूलिंग दिखाएगा ऐसे विद रिस्पेक्ट टू बी। बी हमारा स्लो रेट से कूलिंग दिखाएगा, इसलिए ये वाला हमारा ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ है। यहाँ पे देखो ए बी दोनों का सेम है, यहाँ पे ए फास्ट रेट से होना चाहिए तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं है तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये तो नहीं, दोनों का कूलिंग अपना अपना चलेगा। पहले ही ए हमारा फास्ट रेट से कूलिंग करके अपना पहुँचेगा भाई जहाँ जितना सराउंडिंग पे है, और ये वाला धीरे धीरे करके पहुँचेगा अपना जितना सराउंडिंग पे है वहीं पे पहुँचेगा, यहाँ इंटरसेक्शन होने का कोई चांस नहीं बनता, इसलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई जल्दी से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन दिख रहा है हमें। चलो भाई बहुत बढ़िया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप जानते ही हैं। ए बॉडी टेक्स 10 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 60 टू 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा भाई, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है भाई कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ एनर्जी लॉस हम लोग बोलते हैं K इंटू टी माइनस टी नॉट, तो वैसे ही रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर में जो फॉल होगा उसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट होगा वो भी हमारा कांस्टेंट टाइम्स T माइनस टी नॉट होगा। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज एट 25 डिग्री सेल्सियस और 10 मिनट्स लगता है। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे 60 माइनस 50 का टेम्परेचर चेंज हुआ है कितने में, तो 10 मिनट्स में हुआ है। 10 मिनट्स में इज इक्वल टू K इंटू टी माइनस टी टू। तो टी का वैल्यू क्या लेंगे भाई, तो याद होगा 60 है इधर 50 है, तो उन दोनों का मीन लेते हैं 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और सराउंडिंग टेम्परेचर है 25, तो ये भी लिखेंगे इक्वेशन, यानी कि ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी 1 वैल्यू हो गया 1 केल्विन पर मिनट, 1 वैल्यू हो गया इज इक्वल टू K, और ये हो गया 55 माइनस 25 तो 30, 55 माइनस 25 तो हो गया 30। ये बन गया एक इक्वेशन फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 मिनट, तो आफ्टर 10 मिनट की बात करें हम लोग तो ये 50 है पहले, और आफ्टर 10 मिनट अगर हमारा टी डैश बनता है तो ये रेट हो जाएगा रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे जो हो जाएगा रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर यही है चेंज डिवाइडेड बाई टाइम निकालने में नेक्स्ट 10 मिनट में, तो ये भी 10 मिनट डालेंगे हम लोग। ये हो गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर K इंटू टी माइनस टी नॉट, तो T का वैल्यू क्या लेंगे, तो 50 से T डैश हुआ है तो 50 प्लस T डैश डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25, ये करें सराउंडिंग तो उतने टेम्परेचर पे है, तो ये लिखेंगे 50 माइनस T डैश डिवाइडेड बाई ये 10 मिनट,
इज इक्वल टू के इंटू ये हो गया 50 प्लस टी डैश डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25 सॉल्व करेंगे और ये के का वैल्यू 1/30 लिख सकते हैं, के का वैल्यू 1/30 लिख सकते हैं, यहाँ से के का वैल्यू 1/30 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? के का वैल्यू 1/30 वहाँ से पुट कर देंगे और ये 50 प्लस टी डैश डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25 और ये वैल्यू हो गया 50 माइनस टी डैश डिवाइडेड बाई 10। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे और टी डैश का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक?